सुपर जीन 2 विकास। अध्याय 161 विशाल सुनहरा केकड़ा। मातृ ग्रह पर ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिन्होंने यी जिंग्रेन का नाम नहीं सुना होगा। यी जिंग्रेन किसी सुपर बेस से संबद्ध नहीं है, न ही वह किसी पारिवारिक कबीले से संबंधित है, फिर भी कोई भी कबीला उसे एक व्यक्ति के रूप में कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। 40 साल पहले समुद्री जानवरों की एक लहर अनगिनत संख्या में पूर्वी समुद्र के तटों पर चढ़ी, जिसमें विदेशों और महाद्वीप के कई ठिकानों ने जानवरों की लहर को दबाने के लिए सेना में शामिल हो गए। फिर भी उन्होंने समुद्री जानवरों के हमले का सामना करने के लिए संघर्ष किया। कुछ तटीय और अपतटीय ठिकाने थोड़े समय में ही गिर गए। न केवल जानवरों की भीड़ थी, बल्कि उनमें से आरोही प्राणियों की संख्या भी चौंका देने वाली थी, बस अजेय थी। प्रमुख पारिवारिक कबीलों ने अपनी अलौकिक शक्तियों से मदद मांगना शुरू कर दिया, अन्यथा भले ही वे जानवरों की लहर को रोकने में कामयाब हो गए हों, लेकिन यह आशंका थी कि अधिकांश मनुष्य हमले में मर जाएंगे। अलौकिक आरोही के आने से पहले मातृग्रह से एक अकेला आरोही समुद्र तट पर पहुंच गया। एक आदमी एक चाबुक से लैस अनगिनत आरोही प्राणियों को ज्वार जैसी जानवर की लहर में लटका दिया, जिससे कई बेस वेरिएंट प्राणियों की आत्माएं बिखर गईं और अकेले ही पूरी स्थिति बदल गई। यह आदमी ही जिंग्रेन था, जिसने स्वर्ग झटका देने वाला चाबुक उपनाम कमाया। हालांकि यह उपनाम कुछ हद तक असभ्य था और इसलिए बाद में अक्सर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, अधिकांश लोगों ने उसका असली नाम पसंद किया। हालांकि ये जिंग्रेन का बहुत अधिक प्रभाव नहीं था और उसका ठिकाना अप्रत्याशित था, लेकिन उन 3 पात्रों का उल्लेख मात्र स्वर्ग के नीचे सभी से सम्मान प्राप्त करता था। ये जिंग्रेन की बेटी यशेन बेस का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती है? क्या यशेन बेस जू परिवार और लू परिवार के स्वामित्व में नहीं है? रुको, क्या ये जिंग्रेन का उपनाम यी है? लिनशेन ने अचानक पूछा, जो एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न की तरह लग रहा था। बेशक ये जिंग्रेन का उपनाम यी है। मोशेंकी ने लिनशेन को देखा, उसे थोड़ा बेवकूफ़ समझा। लिनशेन के दिमाग में स्पष्ट रूप से समस्या नहीं थी, वह अच्छी तरह से जानता था कि यी जिंग्रेन का उपनाम यी था। यशेन बेस के अंदर वही उपनाम वाले किसी और व्यक्ति को भी जानता था। मैडम, ये कोई रास्ता नहीं। मैडम, ये यी जिंग्रेन की बेटी है। लिनशेन अपने दिल में चौंक गया। मोशेंकी के निम्नलिखित शब्दों ने भी लिनशेन के अनुमान की पुष्टि की। यी जिंग्रेन की बेटी अब यशेन बेस में रहती है, और जबकि उसका नाम अज्ञात है, उसके पति का उपनाम ये होना चाहिए। वह वर्तमान में खुद को मैडम ये कहती है। लिनशेन की अभिव्यक्ति तेजी से अजीब हो गई, अब ये जानते हुए कि मैडम ये यी जिंग्रेन की बेटी थी और ये यूजेन यी जिंग्रेन की पोती थी। उसे आश्चर्य हुआ कि जब जेंग गुयुआन उसे परेशान करने आया था तो उसने भागने की जहमत क्यों उठाई थी। भले ही जेंग गुयुआन के शरीर के हर इंच में हिम्मत बंधी हो, लेकिन वह यी जिंग्रेन की बेटी के सामने बेशर्मी से पेश आने की हिम्मत नहीं करेगा। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। जितना अधिक लिनशेन ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि वह उस समय अपने दिमाग से बाहर था। आखिर भागना क्यों? उसे ये यूजेन से पूछना चाहिए था कि उसके दादा कौन थे और उसी समय उनको टिटेल को कसकर पकड़ लेना चाहिए था। लेकिन उस समय लिनशेन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। और परिणाम? वेई वुफू ने पूछा। परिणाम ये था कि तीनों उम्मीदवारों को 6-6 वोट मिले, कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। अंत में 3 समूहों में विभाजित होने और रियल्म किंग ग्रह में प्रवेश करने का निर्णय लिया गया, जिसमें देवी कंसोर्ट जुओ किंगलोंग और हुआंग शियाओहू प्रत्येक एक टीम का नेतृत्व करेंगे। मोशेंकी ने उत्तर दिया। स्थिति बहुत बुरी नहीं लग रही है। लिनशेन केवल मुख्य बल का अनुसरण करना चाहता था, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कमान किसके हाथ में है। अगली सुबह देवी कंसोर्ट का समर्थन करने वाले परिवार अपने म्यूटेटर की अच्छी संख्या के साथ सीकॉर्न बेस पर शिविर लगाने आए। वे ज़्यादातर अलॉय म्यूटेटर थे, लेकिन क्रिस्टल आधारित वेरिएंट की भी कमी नहीं थी। लिनशेन ने एक त्वरित नज़र डाली। क्रिस्टल आधारित वेरिएंट का नेतृत्व ओयांग यूडू कर रहा था, जिसमें लगभग 300 लोग थे, जबकि 1000 से अधिक अलॉय म्यूटेटर थे। यदि अन्य 2 टीमों की संख्या लगभग समान है, तो इस अभियान के लिए मनुष्यों के पास लगभग 1000 क्रिस्टल आधारित व्यक्ति और 3 से 4000 अलॉय म्यूटेटर होंगे। सैनिकों की संख्या लगभग इतनी थी कि वे अल्ट्रा बर्निंग कोर की मुख्य सेना से टक्कर ले सकें, लेकिन अब 3 समूहों में विभाजित होने के कारण किसी भी एक इकाई के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी की मुख्य सेना के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो सकता था। हालांकि लिनशेन को पता था कि अधिक हताहत होना उसके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन वह नहीं चाहता था कि बहुत सारे मानव म्यूटेटर मरें। बाई शेनफेई प्रस्थान से पहले मंच पर भाषण दे रही थी। उसके पीछे ओयांग यूडू जैसे प्रमुख परिवारों के नेता खड़े थे, जो चांद के चारों ओर सितारों जैसी छवि बना रहे थे। लिनशेन ने अपने आसपास के कई लोगों को बाई शेनफेई की सुंदरता और ओयांग यूडू के आकर्षण दोनों पर अचंभित होते हुए सुना, और वह काफ़ी उत्सुक हो गया। आखिर बाई शेनफेई कितनी सुंदर थी। भाषण समाप्त होने के बाद बाई शेनफेई ने कई म्यूटेटर को 10 दस्तों में विभाजित किया, प्रत्येक के लिए नेता नियुक्त किए। दस्ते के नेता ज़्यादातर बड़े परिवारों से थे, जैसे कि ओयांग यूडू, और उनके दल के ज़्यादातर सदस्य उनके अपने परिवारों से उत्परिवर्ती थे।
बाई शेनफेई ने खुद भी एक दल का नेतृत्व किया जिसमें ज्यादातर सीकॉर्न बेस के उत्परिवर्ती शामिल थे, फिर भी उन्होंने इसमें लिनशेन और वेई वुफू को शामिल किया। एक बार जब दल संगठित हो गए तो रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस के फिर से सक्रिय होने का समय तेजी से नजदीक आ रहा था। बाई शेनफेई ने सभी को झील के किनारे ले जाया, जहां तक संभव हो सके टीमों के प्रवेश के बाद जल्दी से फिर से संगठित होने की सुविधा के लिए खड़े हुए। लिनशेन उत्सुक थे कि इस बार उन्हें कहां टेलीपोर्ट किया जाएगा। जीवित रहने की उनकी वर्तमान क्षमता के साथ ऐसा लग रहा था कि जीवित रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी, चाहे स्थान कोई भी हो। जब रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस फिर से सक्रिय हुआ तो सभी को अपरिहार्य रूप से घबराहट महसूस हुई। लिनशेन ने एक बार फिर से चूसने की सनसनी महसूस की। दुनिया उनके चारों ओर बेहद असहज तरीके से घूम रही थी। इस डिवाइस का टेलीपोर्टेशन अनुभव उसकी घड़ी से कहीं कम सुखद था। जब लिनशेन जमीन पर उतरे तो उन्होंने अपने सामने परिचित दृश्य को पहचाना। समुद्र और समुद्र तट बिल्कुल वैसे ही थे जैसा उन्हें याद था। ये वही जगह है जहां मैं पहली बार आया था। लिनशेन ने अपना सिर घुमाकर पास के रीफ क्षेत्र को देखा। वेई वुफू उनसे ज्यादा दूर नहीं था और समुद्र तट म्यूटेटर से भरा हुआ था। सभी एक दूसरे के काफी नजदीक टेलीपोर्ट किए गए थे। बाई शेनफेई ने पहले ही सभा की कमान संभालनी शुरू कर दी थी और आसपास के म्यूटेटर इकट्ठा होने लगे थे। कुछ ही पलों में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। ओयांग यूडू, मोशेंकी और अन्य जो टेलीपोर्टेशन के दौरान पास में खड़े थे, वे भी अपनी टीमों के साथ जल्दी से वहां पहुंच गए क्योंकि वे एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे। हालांकि समुद्र तट के कुछ क्षेत्रों में पहले से ही युद्ध की आवाजें आ रही थीं। बाई शेनफेई ने जल्दी से लोगों को आगे बढ़ाया और दूर से देखा कि 7 या 8 म्यूटेटर एक विशाल सुनहरे केकड़े से लड़ रहे हैं। वह केकड़े जैसा बेस वेरिएंट प्राणी एक बस जितना बड़ा था, एक विशाल चिमटा और एक थोड़ा छोटा, जो बेहद प्रभावशाली दिखाई दे रहा था। फिर भी ये केवल एक मिश्र धातु प्राणी था और इससे लड़ने वाले म्यूटेटर भी मिश्र धातु म्यूटेटर थे। विशाल सुनहरा केकड़ा भयंकर और अडिग था, जिसने कई मिश्र धातु म्यूटेटर को भागने के लिए मजबूर कर दिया, भले ही वे एक समूह के रूप में हमला कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विशाल सुनहरा केकड़ा एक उत्परिवर्तित मिश्र धातु प्राणी होना चाहिए। तियान, ये तुम पर निर्भर है। साइट पर पहुंचने और ये देखने के बाद कि कुछ म्यूटेटर जीवन धमकाने वाले खतरे में नहीं थे, बाई शेनफेई अचानक लिनशेन की ओर मुड़ी और बोली। सभी की निगाहें लिनशेन पर टिकी थीं, क्योंकि देवी कंसोर्ट बाई ने अब उसे विशेष रूप से लड़ने के लिए बुलाया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि देवी कंसोर्ट बाई देखना चाहती थीं कि तियानचेन का कोई व्यक्ति वास्तव में कितना सक्षम है। किसी को भी संदेह नहीं था कि तियान और लिनशेन के बीच कोई संबंध था, क्योंकि यह सभी के लिए स्पष्ट था कि तियान विकास सिद्धांत का अभ्यास कर रहा था, जबकि उनका मानना था कि लिनशेन प्रतिभा सिद्धांत का अभ्यास कर रहा था। स्वाभाविक रूप से किसी ने भी दोनों को एक साथ जोड़ने के बारे में नहीं सोचा। जब लिनशेन ने देवी कंसोर्ट बाई को उसे युद्ध में बुलाते हुए सुना तो वह थोड़ा चौंक गया। हालांकि वह और वेई वुफू इस ऑपरेशन में शामिल हो गए थे और नामात्र रूप से वे देवी कंसोर्ट बाई की कमान में थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे लड़ने के लिए सबसे पहले चुनेगी। यहाँ बहुत सारे क्रिस्टल बेस व्यक्ति थे जिनमें से कोई भी उत्परिवर्तित मिश्र धातु के कड़े से निपट सकता था, फिर भी देवी कंसोर्ट बाई ने उस पर एक मिश्र धातु पर कार्रवाई करने के लिए जोर दिया। स्पष्ट रूप से यह एक उचित व्यवस्था नहीं थी। आमतौर पर मिश्र धातु स्तर के मनुष्य उत्परिवर्तित मिश्र धातु प्राणियों के विरुद्ध नुकसान में थे। क्या उन्होंने उन 7 या 8 मिश्र धातु स्तर के व्यक्तियों को नहीं देखा था जिनके पास इतने सारे पालतू जानवर थे, फिर भी वे मिश्र धातु के कड़े से मुकाबला करने में असमर्थ थे? सच में लिनशेन 2 कारणों से कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। पहला, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और दूसरा, भले ही उसने उत्परिवर्तित मिश्र धातु के कड़े को मार दिया हो, युद्ध की लूट को टीम द्वारा वितरित किया जाना था। उत्परिवर्तित मिश्र धातु के कड़े को मारने से बड़ा हिस्सा मिल सकता था, लेकिन विशेष कब्जा असंभव था। हालांकि चूंकि देवी कंसोर्ट बाई कमांडर ने बात की थी, इसलिए उसके लिए उसकी गरिमा को नुकसान पहुंचाना सही नहीं होगा। जैसे ही लिनशेन उत्परिवर्तित मिश्र धातु के कड़े की ओर बढ़ा, उसने खुद से सोचा, अब जब मैंने तियानचेंग से किसी की पहचान ले ली है तो मैं तियानचेंग का नाम नहीं छोड़ सकता, अन्यथा मैं वेई के साथ अन्याय करूंगा। इस विचार के साथ लिनशेन ने म्यूटेड अलॉय क्रैब को जल्दी और साफ साफ खत्म करने का फैसला किया। उसके लिए एक अलॉय म्यूटेड प्राणी कुछ खास नहीं था। एकमात्र समस्या ये थी कि लिनशेन के युद्ध कौशल वास्तव में बहुत अच्छे नहीं थे। वह केवल एक छुरा घोंपने की चाल जानता था और वह भाले जैसे हथियार नहीं रखता था। डेथ पाउडर का उपयोग करना असुविधाजनक था, इसलिए वह किस कौशल से म्यूटेड अलॉय क्रैब को मार सकता था। अगर लड़ाई बहुत भयानक लगती, भले ही वह म्यूटेड अलॉय क्रैब को मार देता, लोग सोचते कि तियानचेन का कोई व्यक्ति बस इतना ही है। लिनशेन जानता था कि वेई वुफू को इन मामलों की परवाह नहीं होगी, लेकिन वह उस तरह से व्यवहार नहीं कर सकता था। भीड़ ने केवल लिनशेन को म्यूटेड अलॉय क्रैब की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए देखा, शांत और संयमित, एक विशेषज्ञ के व्यवहार के साथ।
वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि लिन शेन की धीमी गति केवल समय खरीदने के लिए थी, जबकि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि म्यूटेड अलॉय क्रैब को मारने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाए। लिन शेन अब वास्तव में समझ गया कि जब यह आवश्यक था तब पर्याप्त न सीख पाने का पछतावा क्या होता है। कौशल सीखने के लिए वेई वुफू का अनुसरण न करने के कारण अब वह ये भी नहीं जानता था कि कैसे एक दुर्जेय दिखावा करना है या दिखावा करना है। मैं फैंसी तकनीकों में कुशल नहीं हूं, इसलिए मुझे इसे सरल रखना चाहिए और परेशानी से बचना चाहिए, लिन शेन ने सोचा। विचार करने के बाद उसने अमर दरबार पर कदम रखने का फैसला किया। अपनी छुरा घोंपने की चाल के अलावा अमर दरबार पर कदम रखना ही एकमात्र अन्य उपयोगी कौशल था जो उसके पास था। उसने अमर दरबार पर कदम रखने का अभ्यास अपनी छुरा घोंपने की चाल से कहीं अधिक बार किया, क्योंकि इसे सामान्य रूप से चलते हुए भी किया जा सकता था। एक बार जब उसने अपना मन बना लिया तो लिन शेन ने अब और संकोच नहीं किया और वह लगभग उत्परिवर्तित मिश्र धातु के कड़े की युद्ध सीमा के भीतर था। लिन शेन ने अपनी चाल को बिल्कुल सही समय पर किया। उसकी गति अचानक एक कदम से ही तेज हो गई और कुछ ही कदमों के भीतर उसकी गति बहुत तेज स्तर तक बढ़ गई। फिर वह उछलकर म्यूटेड अलॉय के कड़े के झूलते हुए पंजे के पास से गुजरा और म्यूटेड अलॉय के कड़े की आंखों के बीच एक जोरदार ठोकर मारी, जहां एक प्रमुख कमजोर जगह स्थित थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह तियानचेन को शर्मिंदा न करे, लिन शेन ने पूरी तैयारी की। लिन शेन ने किसी भी आकस्मिकता के लिए कुछ युद्धाभ्यास बचा कर रखे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे आसानी से म्यूटेड अलॉय के कड़े के पंजे को पार कर जाएंगे, जिससे युद्धाभ्यास अनावश्यक हो गया। जब लिन शेन का पैर म्यूटेड अलॉय के कड़े की आंखों के बीच में पड़ा तो वह भी अपनी हरकत से चौंक गया। उसके पैर ने विशाल केकड़े के कठोर सुनहरे कवच को कुचल दिया, जिससे उसका एक पैर सीधे उसमें धंस गया। लिन शेन ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा कि उसके पैर से सुनहरा केकड़ा ज्यादा से ज्यादा चकरा जाएगा, उसमें छेद नहीं होगा। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रियाएं काफी तेज थीं। उसका दूसरा पैर खोल पर टिका हुआ था। उसने जोर से धक्का दिया, अपने फंसे हुए पैर को बाहर निकाला और खुद को जमीन की ओर उछाला। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। दूसरों को ऐसा लगा जैसे लिन शेन विशाल सुनहरे केकड़े के पास गया, उछला, उसके कवच को तोड़ दिया और फिर बिना किसी प्रयास के जमीन पर गिर गया। लिन शेन के पीछे सुनहरे केकड़े का विशाल शरीर जमीन पर गिरा, कुछ बार अटक गया और फिर स्थिर हो गया। तियानचेन वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। तियानचेन का एक अल्पज्ञात मिश्र धातु उत्परिवर्ती एक उत्परिवर्तित मिश्र धातु प्राणी को एक सामान्य पैर से कुचल सकता है। उनकी क्षमता वास्तव में आम लोगों से अलग है। कई लोगों के मन में ऐसे विचार थे। उन्हें बस लगा कि लिन शेन दुर्जेय है, लेकिन उन्हें कुछ भी अनुचित नहीं लगा क्योंकि वह तियानचेन से था जहां कुछ अनियमितताएं सामान्य थीं। लेकिन बाई शेनफेई के लिए यह बहुत असामान्य था। वह जानती थी कि लिन शेन तियानचेन से नहीं था। वह सामान्य विकास सिद्धांत की खेती कर रहा था और हथियारों या पालतू जानवरों का उपयोग किए बिना वह एक ही झटके में सुनहरे केकड़े के कवच को कैसे कुचल सकता था। लिन शेन मिश्र धातु स्तर पर था। उसके गुण सुनहरे केकड़े से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकते थे और शायद उससे भी कमतर हो सकते थे, क्योंकि केकड़ा एक उत्परिवर्तित प्राणी था जिसमें जन्मजात मजबूत गुण थे, विशेष रूप से उसके कवच की कठोरता जो स्पष्ट रूप से शीर्ष पायदान पर थी। लिन शेन ने अपनी सबसे कठोर कवच को शुद्ध शक्ति से कुचल दिया। ये व्याख्या से परे था। साथियों के बीच ऐसा प्रभुत्व देखना दुर्लभ था। क्या यह उसका जन्मजात कौशल हो सकता है? बाई शेनफेई ने लिन शेन को जन्मजात कौशल का उपयोग करते नहीं देखा था, लेकिन इसके अलावा वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि उसने इसे कैसे हासिल किया। वह ये नहीं जानती थी कि लिन शेन की ताकत का गुण उसके साथियों से कहीं ज्यादा है। उन्हें हावी होने के लिए जन्मजात कौशल का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी। इस स्टॉम्प ने लिन शेन के अपने बल पर विश्वास को बढ़ाया और अमर न्यायालय पर कदम रखने की प्रभावशीलता, विशेष रूप से बाद वाले, जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा उपयोगी थी। जो कमी थी वह थी केवल युद्ध का अनुभव। जब लिन शेन वापस लौटा तो आसपास के म्यूटेटर ने उसकी गर्मजोशी से तारीफ की और लिन शेन ने भी उतनी ही विनम्रता से जवाब दिया। बाई शेनफेई ने कुछ नहीं कहा और ओयांग यूडू ने बिना कुछ कहे उसे केवल मुस्कुरा दिया। आत्मविश्वास। जब वह वेई वुफू के पास लौटा तो वेई वुफू ने केवल 2 शब्द बोले। लिन शेन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि वेई वुफू उसके आत्मविश्वास की कमी पर टिप्पणी कर रहा था, लेकिन चूंकि यह उसका दुश्मन के खिलाफ पहली बार इस्तेमाल करने का मौका था और वह इसकी गहराई से अनजान था, इसलिए वह इतना आश्वस्त कैसे हो सकता था। फिर भी लिन शेन के स्टॉम्प ने तियानचेन की प्रतिष्ठा को बनाए रखा और वेई वुफू को शर्मिंदा नहीं किया। उसे शायद ही पता था कि वेई वुफू गहरे विचारों में डूबा हुआ था। लिन शेन को अमर दरबार पर कदम रखते हुए देखने के बाद उसने महसूस किया कि लिन शेन की चाल तकनीक में बहुत क्षमता है, जिसे वास्तविक युद्ध के माध्यम से उत्तेजित किया जाना चाहिए। वेई वुफू ने पहले ही योजना बनाना शुरू कर दिया था कि उनकी वापसी पर लिन शेन की क्षमता को कैसे जगाया जाए। बाई शेनफेई की टीम काफी भाग्यशाली थी। अधिक खतरनाक तटीय क्षेत्र में टेलीपोर्ट होने के बावजूद उन्होंने बहुत अधिक लोगों को नहीं खोया।
केवल 2 बदकिस्मत अलॉय म्यूटेटर समुद्र में गिर गए और इससे पहले कि वे समुद्र तट पर चढ़ पाते उन्हें कुछ अज्ञात प्राणियों द्वारा समुद्र की गहराई में खींच लिया गया। अन्य म्यूटेटर जिन्होंने समुद्र तट के पास बेस वेरिएंट जीवों का सामना किया उन्होंने अपनी जान नहीं खोई क्योंकि पास के क्रिस्टल बेस पावरहाउस उन्हें सहायता देने के लिए समय पर पहुंच गए। 2 घंटे से अधिक समय बिताने के बाद सभी लोग एकत्र हुए और बाई शेनफेई के आदेश के तहत वे घाटी के पास की ओर बढ़े जो मैदानों की ओर जाता था। उनका उद्देश्य बेस वेरिएंट जीवों का शिकार करना नहीं था बल्कि अल्ट्रा बर्निंग कोर को खत्म करना था। मैदानी क्षेत्र वह जगह थी जहां अल्ट्रा बर्निंग कोर अक्सर घूमते थे और वहां उन्हें अल्ट्रा बर्निंग कोर के निशान मिल सकते थे। बाई शेनफेई ने अल्ट्रा बर्निंग कॉर्प्स के निशानों की तलाश के लिए आगे की ओर उड़ान भरने वाले पालतू जानवरों के साथ म्यूटेटर्स को भेजा। हालांकि एजियोर आइट डिवाइन ईगल केवल एक अलॉय लेवल पालतू जानवर था, लेकिन हवा में 1000 मीटर से 1 दर्जन मील दूर एक चूहे को देख सकता था जिससे ये टोही के लिए विशेष रूप से उपयुक्त था। टीम में ऐसे दर्जनों एजियोर आइट डिवाइन ईगल पालतू जानवर थे जो दिखाते हैं कि वे इस ऑपरेशन के लिए कितने अच्छी तरह से तैयार थे। स्काउट्स के अलावा चिकित्साकर्मी और आपूर्ति दल भी थे। ये सब वास्तव में काफ़ी पेशेवर लग रहा था। मैदानों की ओर जाते समय उन्होंने कुछ बेस वेरिएंट जीवों को मार डाला, लेकिन उन्हें अल्ट्रा बर्निंग कॉर्प्स का एक भी सदस्य नहीं दिखा। पूरी यात्रा के दौरान लिन शेन को फिर से हमला करने का मौका नहीं मिला और बाई शेनफेई ने क्रिस्टल आधारित जीवों का सामना करने पर उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं किया। एक बार जब वे मैदानों में पहुंचे तो उन्हें स्टील के जीवों के झुंड का सामना करना पड़ा जो उनके लक्ष्य नहीं थे। उत्परिवर्तन का सामना करने के अलावा कोई भी उन्हें मारने में ऊर्जा बर्बाद करने को तैयार नहीं था जब तक कि ये स्टील के जीव उन पर हमला करके अपनी मौत की तलाश में न आ जाएं। 10 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें अल्ट्रा बर्निंग कोर का कोई निशान नहीं मिला था, एक भी अल्ट्रा बर्न योद्धा नहीं। उन्हें नहीं पता था कि अन्य 2 टीमों को अल्ट्रा बर्निंग कोर के निशान मिले हैं या नहीं, लेकिन बाहर बैठे दर्शक स्पष्ट रूप से देख सकते थे उन्हें भी कोई निशान नहीं मिला था। ये स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं था। रियल्म किंग प्लैनेट बड़ा था, लेकिन जिन क्षेत्रों में 3 टीमों को टेलीपोर्ट किया गया था वे ऐसे क्षेत्र थे जहां अल्ट्रा बर्निंग कोर अक्सर पहले दिखाई देते थे। अब एक भी अल्ट्रा बर्न योद्धा नहीं देखा जा सकता था और यह वास्तव में अजीब था। अल्ट्रा बर्निंग कोर के साथ कुछ ठीक नहीं है, जुनजियान ने सी कॉर्न बेस कैंप के अंदर से कहा। रियल्म किंग प्लैनेट पर विभिन्न परिवारों के कई अन्य एस्केंडर्स के साथ स्थिति पर बारीकी से ध्यान देते हुए ओयांग जुमियाओ ने उदास होकर कहा, अब 2 संभावनाएं हैं। एक तो ये कि अल्ट्रा बर्निंग कोर को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है, दूसरी यह कि वे पहले ही इकट्ठे हो चुके हैं। भले ही उन्हें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा हो, लेकिन यह असंभव है कि इतने सारे अल्ट्रा बर्निंग कोर को एक ही समय में समस्याएं हों। दूसरी संभावना ज्यादा संभावित है, जुनजियान ने कहा। हमारी गणना के आधार पर अल्ट्रा बर्निंग कोर की कुल संख्या 20 से 25,000 के बीच हो सकती है। अगर वे इकट्ठे हुए हैं तो हमारी कोई भी टीम अकेले उनका सामना करने की क्षमता नहीं रखती। अगर तीनों टीमें एकजुट हो सकती हैं तो हम युद्ध में एक मौका पा सकते हैं, ओयांग जुमियाओ ने भारी लहजे में कहा। हर कोई जानता था कि अब इस पर चर्चा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि बाई शेनफेई और उनकी टीम जल्द ही असामान्यता का पता लगा लेगी और सही तरीके से जवाब देगी। सबसे सुरक्षित तरीका ये होगा कि तुरंत छिपने के लिए कोई जगह ढूंढी जाए ताकि अल्ट्रा बर्निंग कॉर्प्स द्वारा खोजे जाने से बचा जा सके, या जल्दी से अन्य 2 टीमों से संपर्क करके बलों को मिला दिया जाए। उनके पास भगवान की नज़र थी और वे जानते थे कि तीनों टीमें कहाँ स्थित हैं। दूरी कम नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं थी। लगभग 10 घंटे तक पूरी गति से दौड़ने से उन्हें मिलने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि रियल्म किंग प्लैनेट की तीनों टीमों को पता नहीं था कि दूसरी टीमें कहाँ हैं, जिससे मिलना लगभग असंभव काम बन गया। इसलिए जुनजियान और ओयांग केवल यह उम्मीद कर सकते थे कि बाई शेनफेई और उनकी टीम विसंगतियों को नोटिस करेगी और टीम को छुपा लेगी। मानो उनकी प्रार्थना सुनकर बाई शेनफेई ने निराश नहीं किया और वास्तव में विसंगति का पता लगा लिया। बाई शेनफेई ने सभी टीम लीडरों को इकट्ठा किया और भारी भाव के साथ कहा, अब तक हम 17 घंटे से अधिक समय से मैदानों में हैं और हमें अल्ट्रा बर्निंग कोर का कोई निशान नहीं मिला है, जो कुछ हद तक असामान्य है। मोशेंकी ने कहा, यह वास्तव में असामान्य है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अल्ट्रा बर्निंग कोर अक्सर घूमता रहता है और इतने लंबे समय तक थोड़ा सा भी संकेत नहीं मिलना असामान्य है जब तक कि अल्ट्रा बर्निंग कोर पहले से ही इस क्षेत्र से वापस नहीं आ गया हो। अन्यथा कोई समस्या होनी चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने हमें देख लिया हो और स्वेच्छा से पीछे हट गए हों, किसी ने आशावादी रूप से कहा। हमारे रैंक में ओयांग यूडू और बाई शेनफेई के साथ उन लोगों का हमें देखते ही भाग जाना सामान्य बात है, एक अन्य टीम लीडर ने हंसते हुए कहा। रियल्म किंग टॉवर की नवीनतम रैंकिंग में कुल 3 लोग टॉवर की 9वीं मंजिल पर पहुंचे और इसके पुरस्कारों का दावा किया। उनमें से एक ओयांग यूडू और बाई शेनफेई थे, जबकि दूसरा ओ गुडे था, जो अल्ट्रा बर्न जनजाति से होना चाहिए।
पिछली झड़पों के दौरान ओयांग यूडू और बाई शेनफेई दोनों ने व्यक्तिगत रूप से बिना किसी चोट के एक अल्ट्रा बन दस्ते का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। उनका उन पर भरोसा पूरी तरह से बिना किसी कारण के नहीं था। हालांकि बाई शेनफेई ने इसे उस तरह से नहीं देखा और शांति से कहा, रियलम किंग ग्रह पर सभी ज्ञात क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र उत्परिवर्ती संसाधनों में सबसे समृद्ध हैं। अल्ट्रा बन जनजाति के पास दूर के क्षेत्रों के लिए उस क्षेत्र को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा मैदानों के एक तरफ समुद्र और दूसरी दो तरफ पहाड़ और उसके आगे रेगिस्तान होने के कारण इनमें से कोई भी बड़े पैमाने पर सेना के युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा घुड़सवार सेना की लड़ाई में उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए उनके लिए इस जगह को छोड़ने की संभावना और भी कम है, जब तक कि उन्हें ऐसा लक्ष्य न मिल जाए जिसके लिए पूरी ताकत की तैनाती की आवश्यकता हो। ओयांग यूडू ने उदासीनता से हस्तक्षेप किया, लेकिन यह संभावना बेहद कम है। उन्हें अभी भी इन मैदानों पर होना चाहिए। शायद उन्होंने अन्य दो टीमों की खोज कर ली है और सभी वहां लड़ाई का समर्थन करने के लिए रैली कर रहे हैं, एक टीम लीडर ने जोर से सोचा। ये संभव है, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। मोशेंकी को भी लगा कि अल्ट्रा बनिंग कोर को अभी भी मैदानों पर होना चाहिए। सभी को अपनी ओर देखते हुए देखकर बाई शेनफेई ने कहा, चलो स्काई स्टार स्लोप पर चलते हैं और अस्थायी रूप से खुद को वहां तैनात करते हैं। जो लोग बाई शेनफेई पर पूरा ध्यान दे रहे थे, जैसे कि जुन जियान और ओयांग जुमियाओ, उनके निर्णय को सुनकर बार बार सिर हिलाया और राहत की सांस भी ली। स्काई स्टार स्लोप मैदानों से जुड़े पहाड़ी दर्रे पर स्थित है और इसका रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूभाग है जिसका बचाव करना आसान है लेकिन हमला करना मुश्किल है। वहां बड़े पैमाने पर हमला करना मुश्किल होगा और बाई शेनफेई की टीम इसका बचाव करने में सक्षम थी। भले ही पूरा अल्ट्रा बनिंग कोर हमला करे, लेकिन स्काई स्टार स्लोप के भौगोलिक लाभ की बदौलत उनके लिए उल्टी गिनती समाप्त होने तक अपनी स्थिति बनाए रखना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि टीम में कुछ लोगों को लगा कि बाई शेनफेई बहुत ज्यादा सतर्क थी, क्योंकि ओयांग यूडू ने भी उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली थी, इसलिए उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। पूरी टीम ने अपनी गति तेज कर दी, स्काई स्टार स्लोप की दिशा में आगे बढ़ गई। जैसे ही वे स्काई स्टार स्लोप में दाखिल हुए, उन्होंने दूर के घास के मैदानों पर काले बादलों का एक बड़ा समूह देखा। बेशक वे असली बादल नहीं थे, बल्कि अल्ट्रा बन कैवेलरी के झुंड थे। हजारों अल्ट्रा बन योद्धा बड़े काले बैलों पर सवार अल्ट्रा बन बैटल एक्सिस को चलाते हुए और भयंकर रूप से दहाड़ते हुए एक विशाल दमनकारी लहर का निर्माण किया जिसका कोई अंत नहीं था। अल्ट्रा बनिंग कोर वास्तव में आ रहे हैं। सभी लोग सदमे से ठंडे पसीने में लथपथ थे। अगर बाई शेनफेई ने ऐसा निर्णायक कदम नहीं उठाया होता तो वे अब मैदानों पर इतने सारे अल्ट्रा बन योद्धाओं से घिरे होते और संभवतः कुछ ही समय में उनका वध कर दिया जाता। अब बचाव के लिए एक प्राकृतिक गढ़ होने के कारण जब तक कि अल्ट्रा बनिंग कोर के मिनोटॉर उड़ नहीं सकते, खड़ी और संकरी ढलान बड़ी संख्या में घुड़सवारों को एक साथ हमला करने की अनुमति नहीं देगी। इसकी चौड़ाई को देखते हुए केवल 7 या 8 सवार ही एक साथ गुजर सकते थे, जिससे उनकी रक्षा के लिए बहुत अधिक गतिशीलता मिलती थी। जबकि विशाल अल्ट्रा बनिंग कोर को देखकर दूसरों के घुटने कमजोर हो गए। वेई वुफू की आंखें चमक उठीं, वह बहुत लंबे समय से कोर के आने का इंतजार कर रहा था। वेई परिवार को कोई डर नहीं था और तियानचेंग में हर 2 से 3 दिन में एक जानवर की लहर आती थी जो इस तमाशे से कहीं अधिक शानदार थी। मनुष्य इस क्षेत्र को स्काई स्टार स्लोप कहते हैं क्योंकि यह स्काई स्टार घास के आकार के स्टील के पौधों से ढका हुआ है। हालांकि ऐसे पौधे आमतौर पर चट्टानों के किनारों पर उगते हैं। स्काई स्टार स्लोप का इलाका बहुत ही अनोखा है, जिसके दोनों तरफ अथाह कोहरे से ढकी घाटियां हैं। घाटी के दूसरी तरफ 30 या 40 डिग्री के कोण पर केवल 10 मीटर चौड़ी ढलान फैली हुई है, जो निस्संदेह ऊपर से चढ़ने की तुलना में नीचे से चढ़ाई को बहुत कठिन बनाती है। स्काई स्टार स्लोप के दूसरी तरफ एक घोड़े की नाल के आकार का पहाड़ है, जिसमें खड़ी जमीन और खड़ी चट्टानें हैं, जैसे कि चाकू से चीरी गई हों। ऐसी मृत अंत वाली जगह पर अगर युद्ध वास्तव में छिड़ गया तो बिना भोजन या पानी के ऊपर फंसे लोगों को केवल मौत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाई शेनफेई और उनकी टीम को बहुत लंबे समय तक टिके रहने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस बचे हुए 2 दिनों तक टिके रहना था, जिसके बाद वे सुरक्षित रूप से वापस टेलीपोर्ट कर सकते थे। इसलिए उनके लिए ये जगह एक बेहतरीन प्राकृतिक बचाव थी। जब सभी स्काई स्टार स्लोप की ओर दौड़े तो बाई शेनफेई ने तुरंत प्रत्येक दस्ते को युद्ध में रोटेशन के लिए तैयार होने का निर्देश दिया। जब तक वे इस ढलान पर कब्जा करते, वे आराम से रह सकते थे। हमले की पहली लहर सबसे भयंकर होने वाली थी। बाई शेनफेई ने मूल रूप से अपने दस्ते को पहले दौर की रक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन ओयांग यूडू ने स्काई स्टार स्लोप को पकड़ने में अपने दस्ते का नेतृत्व करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। बाई शेनफेई ने ओयांग यूडू के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। वह अपनी टीम को सबसे अच्छी लड़ाकू स्थिति में ले गया और उसके आदेश के तहत प्रत्येक म्यूटेटर ने विभिन्न प्रकार के पालतू जानवरों को बुलाया, स्काई स्टार स्लोप के दृष्टिकोण को बंद कर दिया। लिन शेन और वेई वुफू पीछे हॉर्सशू माउंटेन पर टैंक लगाने के लिए जिम्मेदार थे। जब वे पीछे हटते तो लड़ाकों और पालतू जानवरों के लिए आराम और उपचार के लिए जगह तैयार करते थे।
बाई शेनफेई ने उन्हें एक लड़ाकू समूह में नहीं सौंपा था, और हालांकि लिन शेन ने सोचा कि वेई वुफू काफी नाराज होंगे, उनके आश्चर्य के लिए वेई वू ने बिना किसी असंतोष के चुपचाप टैंक लगा दिया। वेई, उसने तुम्हें लड़ाई में शामिल नहीं होने दिया। क्या तुम सच में नाराज नहीं हो? लिन शेन ने अपनी कोहनी से वेई वुफू को धक्का दिया और धीरे से कहा, युद्ध एक व्यक्ति का काम नहीं है। वेई वुफू ने शांति से कहा, बिना रुके अपना काम जारी रखा। लिन शेन ने वेई वुफू की तरह उसी फोकस के साथ काम नहीं किया, उसकी आंखें बार बार स्काई स्टार स्लोप की दिशा में घूम रही थीं। उसने केवल ये देखा कि ओयांग यूडू के दस्ते के पालतू जानवर समूहों में विभाजित थे, जो बारी बारी से बचाव करने के लिए तैयार थे। स्काई स्टार स्लोप पर ढलान केवल इतनी ही चौड़ी थी, चाहे जितने भी पालतू जानवर हों, उन्हें और अधिक फैलाया नहीं जा सकता था। लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि ओयांग यूडू अभी भी पालतू जानवरों के सामने खड़ा था, अकेले अल्ट्रा वन योद्धाओं का सामना कर रहा था जो नीचे बड़े काले बैलों पर हमला कर रहे थे। यह ओयांग यूडू वास्तव में दिखावा करना पसंद करता है, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। युद्ध में आगे बढ़ना, गति, दमन, वेई वुफू ने कहा। लिन शेन निश्चित रूप से जानते थे कि ओयांग यूडू अल्ट्रा बर्निंग कोर को एक गंभीर झटका देने का लक्ष्य बना रहा था, सीधे उनकी गति को दबा रहा था ताकि बाद में बचाव करना ज्यादा आसान हो जाए। लेकिन अल्ट्रा बर्निंग कोर का पहला हमला निश्चित रूप से साधारण अल्ट्रा बर्न योद्धाओं से नहीं होगा। ऐसी कार्रवाई गंभीर खतरे से भरी थी, लिन शेन ने खुद ऐसा जोखिम नहीं उठाया होगा। दरअसल लिन शेन ने देखा कि नीचे हमला कर रहे अल्ट्रा बर्न योद्धाओं में से दो ने लाल युद्ध के कपड़े पहने हुए थे और बड़ी रेड बुल पर सवार थे। ये स्पष्ट नहीं था कि वे डिप्टी कोर लीडर थे या किसी कोर लीडर ने खुद हमला किया था, हालांकि पहले वाले की संभावना ज्यादा थी। स्काई स्टार स्लोप पर हमला करते हुए उनकी गति समतल इलाके की तुलना में स्पष्ट रूप से धीमी थी। हालांकि ओयांग यूडू के पास लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम तीरंदाज थे, लेकिन उसने तीर चलाने का आदेश नहीं दिया। इसके बजाय उसने बस अल्ट्रा बर्न योद्धाओं को अपनी ओर भागते देखा। हमला करने वाले दो लाल कपड़े पहने अल्ट्रा बर्न योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा और लगभग एक साथ अपने पेट लॉन्चर निकाले। उन्होंने ओयांग यूडू पर उग्रता से गोलियां चलाईं, उनके पालतू जानवर उनकी अपेक्षा कहीं अधिक गति से आगे की ओर छलांग लगा रहे थे। एक पल में 1 दर्जन से अधिक क्रिस्टल बेस पालतू जानवर ओयांग यूडू और उसके समूह पर टूट पड़े। ओयांग यूडू के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। अगले ही पल सभी ने देखा कि ओयांग यूडू हरकत में आ गया, एकदम शांत से चरम गति में बदल गया और एक निशानी के रूप में पीछे की ओर निकल गया। एक पल के लिए ओयांग यूडू कई लोगों में बदल गया और क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों के हमले का सामना किया। लिन शेन को यह स्वीकार करना पड़ा कि ओयांग यूडू वाकई बहुत शक्तिशाली था। 1 दर्जन से ज्यादा क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों के उस पर झपटने के बाद उसने अपने बेस म्यूटेशन कार्पेस का इस्तेमाल किए बिना ही उनका सामना किया। ओयांग यूडू को अपनी चाल चलते देखने से पहले लिन शेन ने हमेशा सोचा था कि किसी प्रतिद्वंद्वी की ताकत का इस्तेमाल उनके खिलाफ करने की तकनीक सिर्फ एक प्रतिभा का प्रदर्शन है, न कि कोई मुख्य कौशल। क्योंकि किसी प्रतिद्वंद्वी की ताकत का इस्तेमाल उनके खिलाफ करने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, इसलिए तेज गति के हमलों का लगातार और कुशलता से जवाब देना संभव नहीं था, जिससे यह व्यावहारिक रूप से बेकार हो गया। लेकिन ओयांग यूडू ने लिन शेन के लिए उस धारणा को तोड़ दिया। ओयांग हवा में विलो की तरह आगे बढ़ रहा था, उसके हाथ कुंडलित और खींच रहे थे। पलक झपकते ही उसने क्रिस्टल बेस के प्रत्येक पालतू जानवर को विक्षेपित कर दिया, जिससे वे दोनों तरफ गहरे रसातल में गिर गए। वाह, इस आदमी में वाकई कुछ है, लिन शेन ने कहा। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि ओयांग यूडू का कौशल वास्तव में सरल था, उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी और उसका दिमाग भी उतना ही तेज था। उसने उस क्षण को जब्त कर लिया था जब दर्जन भर या उससे अधिक क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों को पालतू लांचर द्वारा लॉन्च किया गया था, जबकि उन्हें आगे बढ़ाने वाला बल अभी भी प्रभावी था और वे असहाय रूप से आगे बढ़ रहे थे। ओयांग ने उन्हें बस नीचे गिरा दिया, जिससे उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला। यह एक ऐसा कारनामा था जो केवल एक पहलू में मजबूत होने से नहीं, बल्कि असाधारण रूप से मजबूत व्यापक क्षमताओं के साथ ही हासिल किया जा सकता था। ओयांग यूडू को बिना किसी प्रयास के 1 दर्जन से ज्यादा क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों को गहरे रसातल में फेंकते देख म्यूटेटर्स का उत्साह बढ़ गया। नीचे 2 लाल कपड़े पहने अल्ट्रा बर्न योद्धा ये देखकर बिग रेड बुल की पीठ से कूद पड़े। बेजोड़ क्रूरता के साथ लाल क्रिस्टल बैटल एक्सेस को चलाते हुए उन्होंने ओयांग यूडू पर हवा में ही हमला कर दिया। उनका इरादा दुश्मन के सामने सबसे पहले राजा को पकड़ना था। लिन शेन ने ओयांग यूडू को बड़ी दिलचस्पी से देखा, अपनी हरकतें रोक दीं। वह देखना चाहता था कि ओयांग ऐसी स्थिति को कैसे संभालेगा। एक सुविधाजनक स्थान पर खड़े होकर और स्थिति को व्यवस्थित करते हुए बाई शेनफेई ने खुद से सोचा। जब उसने लिन शेन का ध्यान ओयांग यूडू पर देखा, जरा ध्यान से देखो और देखो कि प्रतिभा सिद्धांत और विकास सिद्धांत के बीच क्या अंतर है। क्या तुम्हें अपनी मूल पसंद पर पछतावा होगा? क्या तुम्हें इस बात का पछतावा होगा कि तुमने थोड़ी देर और प्रयास नहीं किया?
जैसे ही दो लाल कपड़े पहने अल्ट्रा बन योद्धा अपनी विशाल कुल्हाड़ियों को हवा में चीरते हुए आए, क्रिस्टल बेस कारपेस ओयांग यूडू के शरीर पर दिखाई दिया। सफ़ेद जेड जैसा दिखने वाला क्रिस्टल क्लियर कवच उसके पूरे शरीर को ढंक रहा था। कवच पर बादलों और कोहरे जैसे रहस्यमय पैटर्न उसे जेड कवच और हेलमेट पहने एक दिव्य सेनापति की तरह दिखा रहे थे। ओयांग यूडू अपने गठन के सामने गतिहीन खड़ा था, जबकि दो लाल क्रिस्टल बैटल एक्सिस हवा में चीरते हुए, एक उसके बाएं और एक उसके दाएं, मानो वे उसके शरीर को क्रॉस पैटर्न में चीरना चाहते थे। जैसे ही कुल्हाड़ी ओयांग यूडू पर वार करने वाली थी, उग्र युद्ध कुल्हाड़ियां अचानक रुक गईं। ओयांग यूडू ने प्रत्येक कुल्हाड़ी को ब्लेड से पकड़ लिया था, जिससे उनकी काटने की गति रुक गई। क्रैक! क्रिस्टल बेस मटीरियल से बनी युद्ध कुल्हाड़ियां ओयांग यूडू की उंगलियों की पकड़ से टुकड़े टुकड़े हो गईं। अलविदा, ओयांग यूडू ने एक सौम्य विदाई के साथ कहा, क्योंकि वह तेजी से दो लाल वस्त्रधारी अल्ट्रा बन योद्धाओं के बीच से गुजरा। खून की धार फूट पड़ी, क्योंकि दोनों लाल वस्त्रधारी अल्ट्रा बन योद्धाओं के कवच और दिल एक साथ छिद गए थे, लेकिन एक साधारण व्यक्ति यह भी नहीं देख सकता था कि ओयांग यूडू ने कैसे अपनी चाल चली थी। लिन शेन, क्या तुमने इसे स्पष्ट रूप से देखा है? उपहार सिद्धांत विकास सिद्धांत से मौलिक रूप से भिन्न है। उपहार सिद्धांत स्तर प्रतिबंधों को पार कर सकता है, समान स्तर के लोगों को आसानी से नष्ट कर सकता है, और यहाँ तक कि अपने स्तर से परे लोगों को चुनौती भी दे सकता है। ये ऐसी चीजें हैं जो विकास सिद्धांत आसानी से हासिल नहीं कर सकता। एक औसत दर्जे का विकास कौशल आखिरकार केवल औसत दर्जे के काम करने में सक्षम है। किसी कारण से बाई शेनफेई वास्तव में लिन शेन के चेहरे पर पछतावे की झलक देखना चाहती थी। दुर्भाग्य से लिन शेन का चेहरा एक छज्जा से ढका हुआ था, इसलिए किसी भी भाव को देखना असंभव था। बूढ़े वेई, मैं सोचता था कि मेरे जैसा युवा, धनी, सुंदर और सफल आदमी मनुष्यों के बीच एक दुर्लभ खजाना था, एक अद्वितीय अस्तित्व। लेकिन कौन सोच सकता था कि दुनिया में ओयांग यूडू जैसे लोग भी हैं, जिनका आकर्षण मेरे 90% से मेल खा सकता है। लिन शेन और वेई वुफू ने टेंट लगाते समय मजाक किया और शेखी बघारी, एक ऐसी गतिविधि जिसे लिन शेन ने पूरी तरह से उबाऊ पाया। नहीं, ओयांग, कमजोर, तुम मजबूत, वेई वुफू ने गंभीरता से कहा। बूढ़े वेई, तुम में वाकई प्रतिभा की पहचान करने की क्षमता है। लिन शेन का दिल कुछ हद तक द्रवित हो गया। वेई वुफू का ये दावा कि वह ओयांग से ज्यादा मजबूत है, सुनने में सुकून देने वाला था, भले ही यह सिर्फ चापलूसी ही क्यों न हो। मोटी चमड़ी वाला, वेई वुफू ने सांस लेने के लिए हौंफते हुए दो शब्द जोड़े, जिसने तुरंत लिन शेन की भावनाओं के छोटे से उभार को चकनाचूर कर दिया। किसी को कभी भी अपने पक्ष को नहीं तोड़ना चाहिए, क्या यह एक नियम है जिसे तुम नहीं समझते? लिन शेन ने बड़बड़ाया। ओयांग यूडू द्वारा सिर पर प्रहार किए जाने पर टीम का मनोबल टूट गया। अल्ट्रा बनिंग कोर वास्तव में चरम पर पहुंच गया। लेकिन अगले ही सेकंड, जैसे ही चार्ज हॉर्न बजा, अल्ट्रा बन वॉरियर्स ने फिर भी अपने पालतू जानवरों के साथ म्यूटेटर के पालतू जानवरों के खिलाफ जमकर लड़ाई करते हुए बेक ऑफ होकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। एक पल में स्काई स्टार स्लोप एक मांस की चक्की के लिए एक कन्वेयर बेल्ट बन गया। अल्ट्रा बन वॉरियर्स और उनके पालतू जानवरों की लहर के बाद लहर आगे बढ़ी, उनकी दहाड़ और चीखें आपस में मिलकर एक ऐसी चीज बन गई जिसे केवल बूचड़खाने के अनन्य पृष्ठभूमि संगीत के रूप में वर्णित किया जा सकता है, एक ऐसा संगीत कार्यक्रम जिसकी अध्यक्षता ग्रिम रीपर स्वयं कर रहे थे। हड्डियां टूट गईं, ब्लेड ने एक लंबा शोक गीत गाया और खून एक ऐसी धुन में बह निकला जो शैतान के धीमे स्वर में मंत्र की तरह लग रहा था। ये लिन शेन के लिए पहली बार था जब उसने इतनी क्रूर लड़ाई देखी। ये केवल लिन शेन ही नहीं था, विदेशी दुनिया में युद्ध का अनुभव रखने वाले म्यूटेटर भी इस दृश्य को देखकर अपने सिर में झुनझुनी महसूस कर रहे थे। पालतू जानवरों को लहर दर लहर आगे भेजा गया, झुंड में मरते हुए, और जल्द ही स्काई स्टार ढलान पर स्काई स्टार घास नहीं बची। इसके बजाय हर जगह खून और बेस म्यूटेशन द्रव बह रहा था, जिससे पूरा ढलान रंगों के दंगे से रंग गया। ओयांग यूडू पहले ही पीछे हट चुका था, बेस म्यूटेशन कारपेस उसके शरीर से दूर जा रहा था। वह पीछे खड़ा था, अपनी टीम में म्यूटेटर को अपने पालतू जानवरों को लड़ने के लिए बुलाने का आदेश दे रहा था। बाकी सब कुछ एक तरफ रख दें तो उसकी सहनशक्ति निश्चित रूप से मेरे लिए एक मैच नहीं है, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। वह पहले से ही बहुत मजबूत है, वेई वुफू ने टिप्पणी की। हमले की पहली लहर की भयावहता ओयांग यूडू की टीम पहले घंटे तक टिकी रही, जिसमें कई पालतू जानवरों की बलि दी गई, लेकिन कर्मियों में लगभग कोई हताहत नहीं हुआ। जैसे ही समय समाप्त हुआ, दूसरी टीम ने ओयांग यूडू की टीम से कमान संभालने के लिए हमला किया। अल्ट्रा बनिंग कोर के लगातार हमले का सामना करना जारी रखा। अल्ट्रा बनिंग कोर का आक्रमण एक पल के लिए भी नहीं रुका। वे समय के खिलाफ दौड़ रहे थे, मनुष्यों की 3 दिन की उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले हर एक को मारने का प्रयास कर रहे थे। हर बार बलिदान जोड़ 1 की जानकारी लिन शेन के दिमाग में आती थी। मरने वाले प्रत्येक अल्ट्रा बन योद्धा के लिए उसका बलिदान प्रभामंडल जोड़ 1 से बढ़ता था और अधिक शक्ति जमा करता था। अल्ट्रा बन योद्धा, जैसे कि मृत्यु की अवधारणा से अनजान हो, बार बार स्काई स्टार स्लोप पर हमला करते रहे, लेकिन हर बार उन्हें पीछे हटना पड़ा।
1 दर्जन से अधिक घंटों के समर्थन के बाद और कई पालतू जानवरों के घायल या मारे जाने के बाद कुछ अंतराल केवल म्यूटेटर द्वारा भरे जा सकते थे। इस बिंदु पर उनके पक्ष में भी हताहत होने लगे। युद्ध की भयंकरता ने सभी दर्शकों के दिलों को भयभीत कर दिया। कुछ लोगों को पहले से ही यह चिंता होने लगी थी कि क्या बाई शेनफेई और अन्य लोग इस तरह के आत्मघाती हमलों के तहत उल्टी गिनती के अंत तक टिक पाएंगे। कुछ गड़बड़ है। मैंने पहले भी अल्ट्रा बन वॉरियर्स का सामना किया है और तथाकथित अल्ट्रा बनिंग कॉप्स तो बस तोप का चारा थे। उनमें से हर एक के लिए मौत के सामने इतना निडर होना असंभव है। उन्हें बार बार इस तरह के आत्मघाती हमले करने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है? लिन शेन ने सोचा। ड्रम की आवाज़। वेई वुफू ने लिन शेन के बुदबुदाते शब्दों को सुनकर कुंजी को पहचाना। तभी लिन शेन को एहसास हुआ कि नीचे से जो ड्रम बज रहा था, जिसे उसने मनोबल बढ़ाने और दुश्मन को डराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य युद्ध ड्रम समझ लिया था, वह वास्तव में वही था। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। वेई वुफू के शब्दों को सुनकर लिन शेन को एहसास हुआ कि ड्रम की आवाज़ में कान से मिलने वाली आवाज़ से ज़्यादा कुछ हो सकता है। क्या अल्ट्रा बन वॉरियर्स के बीच ड्रम बजाने वाले को बाहर निकालने का कोई तरीका है? लिन शेन ने जोर से सोचा। अगर कोई उड़ सकता है तो शायद, वेई वुफू ने जवाब दिया। चूंकि लिन शेन उड़ नहीं सकता था, इसलिए उसके पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलो चलते हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। वेई वुफू उठे और बाई शेनफेई की दिशा में आगे बढ़े। लिन शेन के पास उनका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह भी जानता था कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही थी। लगभग 20 घंटे बीत चुके थे, अनगिनत अल्ट्रा बन योद्धा मारे गए थे, फिर भी अल्ट्रा बनिंग कोर ने अपना आक्रमण रोकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वे उनका सफाया करने के लिए दृढ़ थे। म्यूटेटर के लिए स्थिति अब उतनी आरामदायक नहीं थी। बहुत सारे पालतू जानवर मारे गए और म्यूटेटर की संख्या बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि ओयांग यूडू, मोशेंकी और बाई शेनफेई जैसे शीर्ष स्तरीय म्यूटेटर भी कई बार लड़ाई में शामिल हुए, कई आक्रामक आक्रमणों का समर्थन किया और अपनी जमीन को खोने से बचाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी। हालांकि उच्च तीव्रता वाले युद्ध के बीच उनकी ताकत बहुत तेजी से कम हो रही थी। शुरू में उनके बेस म्यूटेशन कारपेस 2 या 3 घंटे तक चल सकते थे, लेकिन अब उन्हें लगभग 1 घंटे के बाद आराम करने और पोषण और बेस म्यूटेशन फ्लूइड की भरपाई करने के लिए पीछे हटना पड़ा। हालांकि पोषण और बेस म्यूटेशन फ्लूइड उन्हें पूरी तरह से बहाल नहीं कर सके, और जब वे अगली बार लड़ाई में अपनी बेस म्यूटेशन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी अवधि और भी कम होगी। हम लड़ाई में शामिल होने का अनुरोध करना चाहेंगे, वेई वुफू ने बाई शेनफेई से कहा। टीम में शामिल हो जाओ और लड़ो। बाई शेनफेई शुरू में नहीं चाहती थी कि लिन शेन और वेई वुफू लड़ें, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए रोटेशन में 2 और लोगों का मतलब होगा कि अन्य म्यूटेटर थोड़ा और आराम कर सकते हैं, जिससे उल्टी गिनती खत्म होने तक उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है। लिन शेन ने एक गहरी सांस ली और बाई शेनफेई की टीम में शामिल हो गए। वे बचाव में घूमने वाले अगले व्यक्ति होंगे। लिन शेन ने जमीन पर पड़े एक बैटल एक्स को उठाया। इस तरह के हथियार हर जगह ढेर थे और उस समय कोई खास काम नहीं आए। लिन शेन ने जो चुना वह एक लाल क्रिस्टल बैटल एक्स था, जो डिप्टी कोर लीडर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक उच्च श्रेणी की वस्तु थी, जिसे लिन शेन ने पहले भी हासिल किया था और तियानचिंग ले जाने के लिए वेई वुफू को दिया था। ऐसी जीवन या मृत्यु की स्थिति में कोई भी अपरिचित हथियार का उपयोग नहीं करेगा। किसी को उस हथियार से लड़ना था जिसे वह सबसे अच्छी तरह जानता था, इसलिए किसी ने फेंके गए कुल्हाड़ियों को उठाने की जहमत नहीं उठाई, उन्हें एक तरफ ढेर कर दिया। लिन शेन की एकमात्र चाल एक जोड़ था, लेकिन इस तरह की लड़ाई में एक जोड़ बहुत प्रभावी नहीं था। एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए लॉन्ग स्पीयर टीम के एक समूह को एक साथ जोड़ लगाने की आवश्यकता होगी और एक व्यक्ति का प्रभाव सीमित था। तो लिन शेन के लिए यह मायने नहीं रखता था कि वह किस हथियार का इस्तेमाल करता है। ये सब सीधे लागू किए गए क्रूर बल के बारे में था। बैटल एक्स भी एक अच्छा विकल्प था, कम से कम यह एक क्रिस्टल बेस हथियार था। वेई, मुझे कुल्हाड़ी चलाने की कुछ व्यावहारिक तकनीकें सिखाओ, लिन शेन ने वेई वुफू से कहा, जो उसके बगल में खड़ा था। काट दो, बस इतना ही, वेई वुफू ने उदासीनता से कहा। बातचीत के बीच में रोटेशन का समय आ गया था। ऊपर की टीम पीछे हट गई और लिन शेन की टीम की बारी थी अपनी जगह पर खड़े होने की। वेई वुफू, अपनी पीठ पर गोल्डन क्रिस्टल ट्राइडेंट लटकाए हुए, उसे नीचे नहीं उतारा। लिन शेन की तरह उसने एक लाल क्रिस्टल बैटल एक्स पकड़ा और युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गया। उसका पूरा शरीर क्रिस्टल की तरह बैंगनी कवच से ढका हुआ था। उसका मजबूत कद एक अल्ट्रा बन योद्धा के बराबर था और हाथ में एक विशाल लाल क्रिस्टल बैटल एक्स होने के कारण एक पल के लिए यह पहचानना मुश्किल था कि वह एक मानव म्यूटेटर था या एक अल्ट्रा बन योद्धा। लिन शेन उसके पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि उसका कद वेई वुफू जितना प्रभावशाली नहीं था, फिर भी वह काफी आकर्षक था। हालांकि उसके हाथ में 2धारी कुल्हाड़ी बहुत बड़ी थी, जिससे वह उसकी मुट्ठी में कुछ हद तक अनुपातहीन लग रही थी।
जैसे ही वेई वुफू युद्ध के मैदान में दाखिल हुआ, उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे लाकर एक विशालकाय काले बैल पर सवार अल्ट्राबन योद्धा को 2 टुकड़ों में काट दिया, साथ ही बैल को भी। भयानक बल ने कुछ समय के लिए अल्ट्राबनिंग कोर के आक्रमण को रोक दिया। अध्याय 166 युद्ध देवता वेई को क्रिस्टल बेस लेवल पर पदोन्नत किया गया है। युद्ध देवता वेई हमेशा अजेय रहते हैं, चाहे समय कोई भी हो। हालांकि ओयांग युडू मजबूत है, फिर भी मेरा आदर्श युद्ध देवता वेई ही है। उसकी आभा ऐसी नहीं है जिसकी तुलना कोई सुंदर लड़का कर सके, उसे देखना बहुत संतोषजनक है। वेई वुफू के साथ दुनिया मेरी है। वेई वुफू को अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाते हुए निकट आ रहे अल्ट्रा बनिंग कोर को अस्त व्यस्त करते हुए देखकर विभिन्न स्थानों पर कई दर्शकों ने एक ही प्रशंसा व्यक्त की। बेशक कुछ असंगत आवाजें भी थीं। यह अफसोस की बात है कि प्लेबॉय नहीं आया, अन्यथा ये दृश्य उसे बहुत डरा सकता था। मेरा प्लेबॉय कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ता जिसके बारे में उसे यकीन न हो, वह खुद को ऐसे खतरे में कैसे डाल सकता है। प्लेबॉय वास्तव में मजबूत है। आखिरकार उसने एक ही भाले के वार से विशाल फल को छेद दिया, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक भाले के वार की शक्ति है। युद्ध धीरज पर निर्भर करता है। एक बार वार कमजोर हो जाए तो इसका क्या फायदा। प्लेबॉय जानता था कि ऐसी परिस्थितियां होंगी, इसलिए वह बिल्कुल नहीं आया। जब तक वह नहीं आता, कोई भी उसे हरा नहीं सकता। सौभाग्य से लिन शेन बाहर उनकी चर्चाओं को नहीं सुन सका, अन्यथा भले ही यह उसे इतना क्रोधित न करे कि खून की उल्टी हो जाए, फिर भी यह उसे काफी समय तक उदास कर देगा, ये देखते हुए कि वह कितनी मेहनत कर रहा था। लिन शेन भी निष्क्रिय नहीं था। उसने दोनों हाथों में रेड क्रिस्टल बैटल एक्स पकड़ रखा था और वेई वुफू से दूर नहीं, अपने पालतू जानवरों और अल्ट्रा बन योद्धाओं को काट रहा था। हालांकि इसमें बहुत अधिक तकनीक शामिल नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थी। औसत मिश्र धातु स्तर एक भी काट का सामना नहीं कर सकता था, जिससे युद्ध के मैदान पर कोई भी चाल बेकार और बिना किसी अच्छे कारण के दिखावटी हो जाती थी। जैसा कि वेई वुफू ने कहा, काट दो, ताकत ही पूर्ण नियम है। लिन शेन ने मुख्य रूप से मिश्र धातु स्तर के दुश्मनों से निपटा। क्रिस्टल बेस स्तर के दुश्मनों का सामना वेई वुफू ने अपने साथ किया। इन दोनों के जुड़ने से टीम को बहुत कम दबाव महसूस हुआ, जबकि बचाव करते हुए देवी कंसोर्ट बाय और ओयांग युडू और अन्य के समर्थन की आवश्यकता नहीं थी। तियानचेन के वेई परिवार के लोग वाकई काफी दिलचस्प हैं, ओयांग युडू ने देवी कंसोर्ट बाई के बगल में युद्ध के मैदान को देखते हुए कहा। वेई वुफू वाकई मजबूत है और फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए काफी दबंग है, एक अन्य टीम के कप्तान ली तियांगांग ने कहा। वेई वुफू वाकई मजबूत है, लेकिन मुझे एक और में दिलचस्पी है, उसका नाम तियान है न? ओयांग युडू ने कहा, जिससे अन्य कप्तान रुक गए। वे सभी शीर्ष स्तरीय क्रिस्टल बेस थे, वेई वुफू पर बहुत ध्यान दे रहे थे और मिश्र धातु स्तर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। ओयांग युडू के इस बात का जिक्र करने पर वे लिन शेन की ओर देखने लगे। कुछ देर तक उसे देखने के बाद उनके हाव भाव हैरान हो गए। उनके दृष्टिकोण से लिन शेन के प्रदर्शन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ओयांग युडू की दिलचस्पी को दर्शाता हो। उसकी कुल्हाड़ी मारने की विधि बहुत भद्दी थी। अगर वेई वुफू उसकी रक्षा नहीं करता तो वह पहले ही एक बना चुका होता गलती की और अल्ट्रा बन योद्धाओं द्वारा पराजित किया गया। देवी कंसोर्ट बाई ने भी ओयांग युडू की ओर देखा, जो उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, जानना चाहता था कि वह लिन शेन में क्यों रुचि रखता था। देवी कंसोर्ट बाई बता सकती थी कि लिन शेन शायद कुल्हाड़ी का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर सकता था। औसत मिश्र धातु प्राणियों की तुलना में उसकी ताकत अधिक होने के अलावा वह ये नहीं समझ पाई कि लिन शेन के बारे में और क्या है जो ओयांग युडू का ध्यान आकर्षित कर सकता है। ओयांग युडू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने ध्यान नहीं दिया? वह औसत मिश्र धातु स्तर से बहुत अलग है। किस तरह से अलग? वास्तव में मैंने ध्यान नहीं दिया, ली तियांगंग ने थोड़ी देर और देखने के बाद कहा, फिर भी कोई अंतर नहीं समझ पाया। क्या आप जानते हैं कि लाल क्रिस्टल बैटल एक्स का वजन कितना है? ओयांग युडू ने जवाब में पूछा। किसी को भी इसका उत्तर नहीं पता था और ओयांग युडू ने आगे कहा, रेड क्रिस्टल बैटल एक्स कितना भारी है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका वजन निश्चित रूप से हल्का नहीं है। यहाँ तक कि अलॉय लेवल के अल्ट्रा बन योद्धाओं के लिए भी रेड क्रिस्टल बैटल एक्स का सीधे उपयोग करने के बजाय उनकी कुल्हाड़ियों के किनारों पर ही कुछ रेड क्रिस्टल सामग्री जड़ी होती है। इससे पता चलता है कि रेड क्रिस्टल बैटल एक्स ऐसा हथियार नहीं है जिसे अलॉय लेवल के लड़ाके आसानी से संभाल सकें, कम से कम लंबे समय तक तो नहीं। शायद ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि रेड क्रिस्टल मटीरियल बहुत कीमती है और हर आम अल्ट्रा बन योद्धा को इससे लैस करने का कोई तरीका नहीं है न? ली तियांगंग ने कहा। ये संभव है, लेकिन मैंने पहले एक डिप्टी लीजन कमांडर को मारा हुआ देखा था और जब रेड क्रिस्टल बैटल एक्स का स्टार स्लोप पर गिरा तो अल्ट्रा बन योद्धा जो बाद में भागे उन्होंने जमीन पर पड़े रेड क्रिस्टल बैटल एक्स को उठाकर नहीं घुमाया, ओयांग युडू ने कहा। ली तियांगंग थोड़ा हैरान हुआ, इसका मतलब है ये तियान वाकई कुछ खास है।
एकमात्र मिश्र धातु बेस म्यूटेटर जो इतने लंबे समय तक रेड क्रिस्टल बैटल एक्स को इतनी जोर से बार बार घुमा रहा है, उसके पास वाकई कुछ ताकत होनी चाहिए। ओयांग यूडू मुस्कुराया और बातचीत पर कब्जा कर लिया। मुख्य बात यह है कि वह कुल्हाड़ी का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी नहीं जानता, उसका बल लगाने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है, नहीं वह चतुराई से ताकत का इस्तेमाल करने में अच्छा है, जिसका मतलब है कि उसकी खपत और भी ज़्यादा है। मेरी राय में उसकी ताकत और सहनशक्ति एक सामान्य मिश्र धातु स्तर से कहीं ज़्यादा है, और यहाँ तक कि एक उत्परिवर्तित मिश्र धातु प्राणी में भी ऐसी ताकत और सहनशक्ति नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं कि उसके पास किसी तरह का जन्मजात कौशल है जो ताकत और सहनशक्ति दोनों को बढ़ाता है। ली तियानगंग ने सोचा, दिलचस्प बात यह है कि अगर उसने जन्मजात कौशल का इस्तेमाल किया होता तो उसके शरीर में कुछ अजीबोगरीब बदलाव ज़रूर होते, लेकिन अब तक मैंने उसमें कोई असामान्य बदलाव नहीं देखा है। ओयांग यूडू ने कहा, उसकी नज़र लिन शेन पर कभी नहीं गई। यह असंभव है, जन्मजात कौशल का इस्तेमाल किए बिना एक मिश्र धातु स्तर में संभवतः उस तरह की ताकत नहीं हो सकती, ली तियानगंग ने बहुत दृढ़ता से कहा। असंभव, ओयांग यूडू ने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। कुछ लोगों के बीच चर्चा के बाद लड़ाई देख रहे दर्शकों ने भी लिन शेन को नोटिस करना शुरू कर दिया। वास्तव में, जैसा कि ओयांग यूडू ने कहा, एक भी अल्ट्रा बन योद्धा नहीं मिश्र धातु स्तर लिन शेन के वार का सामना कर सकता था, बिना पीछे हटे या पलटवार करने की कोशिश किए और लिन शेन को अपना हाथ थामे रखने के लिए मजबूर किए बिना। कभी कभार मिश्र धातु, जो बेहतर नहीं जानता था, लिन शेन के साथ कुल्हाड़ियों से टकराता था, केवल लगातार पीछे धकेला जाता था, उसके पीछे अन्य अल्ट्रा बन योद्धाओं से टकराता था। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण लोग सीधे रसातल में गिर गए। लिन शेन शायद वेई वुफू जितना विशिष्ट नहीं था, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में दबंग थी। ओयांग यूडू की नज़र तेज है, अब मुझे एहसास हुआ कि यह तियान कितना शक्तिशाली है, व्यवहारिक रूप से समान स्तर के लोगों को एक ही शॉट में मात दे सकता है। आखिरकार वह तियानचिंग से है, इसमें हैरान होने की क्या बात है। अगर वह बैटल एक्स के साथ अच्छा नहीं है तो उसने इसे क्यों चुना? वह उस हथियार का उपयोग क्यों नहीं कर सकता जिसमें वह कुशल है? वह विकास सिद्धांत का अभ्यास करता है न? क्या विकास सिद्धांत इतना शक्तिशाली है? ये भाई तियान, जो विकास सिद्धांत का अभ्यास करता है, बहुत शक्तिशाली है। मैं फिर से विकास सिद्धांत पर स्विच करने पर विचार कर रही हूँ। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि विकास सिद्धांत निश्चित रूप से उतना भयंकर नहीं है क्योंकि मेरा पूरा परिवार इसका अभ्यास करता है। विकास सिद्धांत के माध्यम से मिश्र धातु स्तर तक पहुँचने पर किसी की ताकत संभवतः इतनी विशाल नहीं हो सकती। उसने एक शक्तिशाली बेस म्यूटेशन एग चुना होगा और कुछ बेस चेंज टैलेंट प्राप्त किया होगा जो ताकत को बढ़ाता है। यह एक बहुत बड़ी दुविधा है, मुझे पति के रूप में किसे चुनना चाहिए, ओयांग यूडू या युद्ध देवता वेई। ये तियान भी बहुत अच्छा लगता है, एक संभावित डार्क हॉर्स। एक निश्चित अटारी पर एक युवा लड़की ने स्वप्निल रूप से सोचा। हालांकि दिखावट न्याय है, इस बार ओयांग यूडू ने गलती की होगी, एक सहज कौशल का उपयोग किए बिना मिश्र धातु स्तर की ताकत इतनी मजबूत नहीं हो सकती। भीड़ चर्चाओं से भरी हुई थी और अब गार्ड रोटेशन का समय था। जैसे ही अगली टीम आगे बढ़ी, लिन शेन ने पीछे हटने और आराम करने का इरादा किया, लेकिन वेई वुफू पीछे हटने के इरादे से सामने खड़ा था। अनुरोध लड़ने के लिए। वेई वुफू की आवाज़ लोहे की तरह दृढ़ थी। अगर यह शुरुआत में होता तो वेई वुफू का लड़ने का अनुरोध लोगों को लगता कि वह सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जब हर कोई थकने लगा था, घायलों की संख्या बढ़ रही थी और पालतू जानवर लगभग मर चुके थे, तो कौन थोड़ा और आराम नहीं करना चाहेगा? आने वाली टीम के समर्थन के साथ इस समय लड़ाई जारी रखने के लिए वेई वुफू का अनुरोध उन्हें केवल आभारी ही बनाएगा। वेई वुफू एक के बाद एक राउंड के लिए सबसे आगे खड़े रहे। उनके रेड क्रिस्टल डबल एज बैटल एक्स का इतना अधिक उपयोग किया गया था कि वह टूट गया था और हैंडल टूट गया था। उन्होंने एक अल्ट्रा बन योद्धा के हाथों से बैटल एक्स छीन लिया, जो उन पर झपट पड़ा और बैकहैंड से बेतहाशा वार करना जारी रखा। हावी प्रभुत्व में बेजोड़ फॉर्मेशन के सामने खड़े होने मात्र से वेई वुफू ने एक ऐसे व्यक्ति की आभा बिखेरी जो 10,000 के खिलाफ अपनी ज़मीन पर डटे रह सकता था। सिर्फ वेई वुफू की मौजूदगी की वजह से दूसरी तरफ से आक्रमण बहुत कम तीखा लग रहा था। वास्तव में मैं रो रो कर मर रहा हूँ। वेई परिवार के लोग वास्तव में रोने के लिए बहुत आसान हैं। स्वर्ग के नीचे अनगिनत नायक हैं, लेकिन वुफू जैसा सिर्फ एक ही है। क्या इसी तरह से वेई परिवार ने 200 से ज़्यादा सालों तक बचाव किया है? ओयांग यूडू, बाई शेनफेई, मोशेंकी, वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैंने तय किया है, मेरा आदर्श केवल युद्ध देवता वेई है। वेई परिवार के लिए कितनी अफसोस की बात है, ऐसा आदमी, अगर वह सितारों और समुद्रों को पार कर सकता है, तो अन्य जातियां हमारे मानव पुरुषों की ताकत को कैसे नहीं जान सकती? जुन जियान ने आह भरी। ओयांग जुएमियाओ ने भी सहमति में सिर हिलाया। यूडू और देवी पत्नी निश्चित रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी ताकत 100 शोधन से नहीं गुजरी है, न ही खून और आग में नहाई है।
अगर यह अखाड़े में एक मैच होता तो वेई वुफू शायद उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर यह मौत की लड़ाई होती तो मरने वालों में संभवतः युडू और देवी पत्नी ही होती। इस आदमी ने खुद को बस एक मशीन में बदल लिया है, उसके पूरे शरीर में एक भी अनावश्यक हरकत नहीं है। उसने अपनी क्षमता के हर हिस्से को सीमा तक निचोड़ लिया है, अपनी हर शक्ति का इस्तेमाल वहां किया है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वह लगभग 5 घंटे से जोरदार लड़ाई कर रहा है, फिर भी वह इतनी भयंकर लड़ाई लड़ सकता है। अगर यह युडू और देवी कंसोर्ट होते तो इस तीव्रता के तहत वे शायद 2 घंटे भी नहीं टिक पाते, जुन जियान ने भी प्रशंसा के साथ कहा। युद्ध के मैदान में मोशेंकी और अन्य लोगों ने वेई वुफू को देखा, जो एक युद्ध देवता की तरह उतरा था, जटिल भावों के साथ। यह विश्वास करना कठिन था कि दुनिया में इतना भयंकर व्यक्ति हो सकता है। 5 घंटे तक लगातार शक्तिशाली चौक। भले ही वह एक मशीन हो, लेकिन उसकी मोटर अब तक गर्म हो जानी चाहिए थी, उसे आराम करने और ठंडा होने की जरूरत होनी चाहिए, है ना? ओयांग युडू की नज़र भी कभी कभी युद्ध देवता वेई पर चली जाती थी। आमतौर पर कोमल आंखें जो हर चीज के प्रति उदासीन लगती थीं, अब कुछ और सम्मान दिखाती थीं। वेई वुफू की लड़ाई देखने के बाद ही मुझे पता चला कि असली लड़ाई क्या होती है, उसका कौशल देखने के बाद ही मुझे पता चला कि असली कौशल क्या होता है। मैंने पहले जो आकर्षक चालें चली थीं, वे वास्तव में काफ़ी हास्यास्पद हैं, ओयांग युडू ने प्रशंसा की। ओयांग युडू भी वेई वुफू के लिए इतना सम्मान रखता है, दूसरों के बारे में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ओयांग युडू का ध्यान सिर्फ वेई वुफू पर ही केंद्रित नहीं था, वह अक्सर लिनशेन की ओर देखता था। हालांकि लिनशेन वेई वुफू जितना चमकदार नहीं था, लेकिन कई लोगों ने एक तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया। लिनशेन भी वेई वुफू के साथ लगभग 5 घंटे तक लड़ रहा था। बेशक लिनशेन वेई वुफू के संरक्षण में लड़ रहा था, अलॉय लेवल के पालतू जानवरों और अल्ट्रा वन योद्धाओं का सामना कर रहा था, और वह अक्सर आराम करने के लिए सुस्त हो जाता था, वेई वुफू के विपरीत जो हमेशा सबसे आगे खड़ा रहता था। फिर भी इतनी भीषण लड़ाई में लगातार 5 घंटे तक लड़ पाना आश्चर्यजनक था। कुछ म्यूटेटस को स्थिर खड़े रहकर 5 घंटे तक बेस म्यूटेशन बनाए रखना मुश्किल लगता है, इस तरह से लड़ना तो दूर की बात है। ओयांग युडू ने सिर्फ यही नहीं देखा, बल्कि यह भी देखा कि इन 5 घंटों में लिनशेन ने सिर्फ रेड क्रिस्टल बैटल एक्स का इस्तेमाल किया। यह हथियार क्रिस्टल बेस लेवल वालों के लिए था और एलॉय लेवल वालों के लिए थोड़ा ज्यादा भारी था, जिससे लिनशेन की थकावट बढ़ जाती। फिर भी अब तक ओयांग युडू ने लिनशेन को थकावट के कोई लक्षण नहीं दिखाते देखा था। हालांकि वेई वुफू की बैटल एक्स टूट जाने के बाद लिनशेन ने अपनी खुद की रेड क्रिस्टल बैटल एक्स वेई वुफू को दे दी थी और इस्तेमाल करने के लिए एलॉय से सजा हुआ क्रिस्टल बैटल एक्स उठा लिया था। वह तियान काफ़ी दिलचस्प है, बस उसकी लड़ाकू प्रतिभा में थोड़ी कमी है। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भी उसकी कुल्हाड़ी चलाने की क्षमता अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, ओयांग युडू ने मुस्कुराते हुए कहा और युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा। भाई वेई, तुमने अपना मजा ले लिया है न? मेरे हाथ बहुत खुजली कर रहे हैं, मुझे भी कुछ मजा लेने दो, ओयांग युडू ने वेई वुफू के पीछे से आते हुए कहा। वेई वुफू बिना कुछ कहे पीछे हट गया, हालांकि उसके पास अभी भी लड़ाई जारी रखने की ताकत थी। उसकी ऊर्जा वास्तव में लगभग समाप्त हो चुकी थी और ओयांग युडू ठीक समय पर आ गया। भाई वेई, क्या मैं आपकी युद्ध कुल्हाड़ी उधार ले सकता हूँ? ओयांग युडू के आगे बढ़ने के बाद उसने एक क्रिस्टल बेस लेवल अल्ट्रा वन योद्धा को पीछे से मुक्का मारा और वेई वुफू को पुकारा। इसे ले लो। वेई वुफू ने बिना किसी हिचकिचाहट के लाल क्रिस्टल युद्ध कुल्हाड़ी ओयांग युडू को फेंक दी। धन्यवाद। ओयांग युडू ने लाल क्रिस्टल युद्ध कुल्हाड़ी पकड़ ली और वह स्थान भी ले लिया जहां वेई वुफू अभी खड़ा था। लोग ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि ओयांग युडू की लड़ाई शैली बदल गई थी, जो उसके पिछले तरीकों से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लगता है युद्ध देवता वेई की कुल्हाड़ी तकनीक। सभी को यह समझने में देर नहीं लगी कि ओयांग युडू जिस कुल्हाड़ी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था, वह बिल्कुल वेई वुफू की तकनीक जैसी ही थी। यहाँ तक कि आभा और लड़ाई कौशल भी एक जैसे थे। केवल इतने लंबे समय तक वेई वुफू को लड़ते देखने से ओयांग युडू वेई वुफू की कुल्हाड़ी तकनीक सीखने में कामयाब हो गया था। कौन कहता है कि मिस्टर तियान निष्पक्ष हैं? मैं आधे दिन से देख रहा हूँ और अभी भी इसे समझ नहीं पाया हूँ। फिर भी ओयांग युडू पहले से ही इसका इस्तेमाल कर सकता है, और आप मुझसे जन्म से समानता के बारे में बात करते हैं, किसी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। ली तियांगंग ने प्रशंसा में कहा, ओयांग युडू की प्रतिभा वास्तव में असाधारण है। इसके बाद ऐसा लगा कि यह ओयांग युडू के प्रदर्शन का समय बन गया है। वेई वुफू की लड़ाई तकनीकों के साथ वही कर रहे हैं जो वेई वुफू ने किया था। दूसरों को विकास के लिए खून खराबे और आंसुओं की जरूरत होती है, लेकिन ओयांग युडू के विकास के लिए बस एक नज़र की जरूरत थी। बाई शेनफेई ने लिनशेन और ओयांग युडू को साथ साथ लड़ते हुए देखा, उसकी भावनाएं कुछ जटिल थीं। ये किसी के लिए भी स्पष्ट था कि ओयांग युडू की प्रतिभा लिनशेन से कहीं बेहतर थी। लिनशेन ने इतने लंबे समय तक वेई वुफू के साथ लड़ाई की थी, हालांकि अब वह आसानी से युद्ध कुल्हाड़ी चला सकता था, फिर भी यह वेई वुफू की तुलना में बहुत कमतर था।
ओयांग यूडू ने केवल वेई वुफू को लड़ते हुए देखा था और फिर भी वेई वुफू के युद्ध कौशल का सार सीख लिया था, प्रतिभा में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर। लेकिन किसी कारण से बाई शेनफेई अंदर से लिन शेन को इस तरह नहीं देखना चाहती थी, शायद उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ था कि वह लिन शेन को मजबूत देखना पसंद करती है। तियान, हम एक सौदा क्यों न करें? लड़ाई के दौरान ओयांग यूडू ने लिन शेन से बात की। युद्ध के मैदान में बहुत शोर था, लेकिन उसकी आवाज़ लिन शेन के कानों तक पहुंची। हालांकि जो लोग थोड़ी दूर थे वे इसे नहीं सुन सकते थे और दर्शक शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते थे, क्योंकि युद्ध का मैदान वास्तव में बहुत शोर था। क्या बात है? लिन शेन ने उस समय निराश महसूस करते हुए लापरवाही से पूछा। अभी कुछ समय पहले वह वेई वुफू के साथ वापस जाना चाहता था, लेकिन वेई वुफू ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि उसे अपनी सीमाओं का पता लगाने के लिए लड़ाई जारी रखने की आवश्यकता है, जो भविष्य में उसके विकास के लिए फायदेमंद होगा। मैं तुम्हें एक तकनीक सिखाऊंगा, गारंटी है कि तुम इसे सीखोगे, बदले में तुम मुझे बताओ कि तुम इतने लंबे समय तक कैसे टिक सकते हो। ओयांग यूडू ने अपनी कुल्हाड़ी के कुछ झटकों से एक अल्ट्रा बन योद्धा को काटने के बाद कहा, यह एक आदमी की प्रतिभा है, तुम नहीं समझोगे। लिन शेन ने लड़ते हुए कहा। ओयांग यूडू से कोई भी तकनीक सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर उसे युद्ध कौशल सीखना था तो वह वेई वुफू के पास जाएगा। जहां तक ओयांग यूडू की बात है, वह सिर्फ एक नकलची था। लिन शेन वास्तव में उसे बहुत सम्मान नहीं देता था। बेशक मुख्य कारण ये था कि वह सीखना नहीं चाहता था। जब युद्ध कुल्हाड़ी जैसे हथियारों की बात आई तो लिन शेन वास्तव में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने युद्ध से निपटने के लिए केवल वेई वुफू की कुछ चालों की नकल की थी, जिसका उद्देश्य उसमें महारत हासिल करना नहीं था, बल्कि बस पर्याप्त रूप से कुशल होना था। मैं अपने उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस पालतू जानवर को आपके रहस्य के साथ बदल दूंगा, आपको बस मुझे ये बताना होगा कि यह कैसे किया जाता है, बस इतना ही। कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ओयांग यूडू अभी भी लगातार बोल रहा था। कोई सौदा नहीं। लिन शेन ओयांग यूडू पर और अधिक शब्द बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था, उसने सीधे मना कर दिया। अभी लिन शेन अपने स्वयं के परिवर्तनों को महसूस कर रहा था, उसके पास उसके साथ बातचीत करने का समय कहाँ था। अप्रत्याशित रूप से तीव्र युद्ध ने विकास सिद्धांत के संचालन को भी ट्रिगर किया था, जो लिन शेन की अपेक्षाओं से कुछ हद तक परे था। मूल रूप से जब उसकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो गई थी तो लिन शेन ने पीछे हटने या सुपर बेस पैटर्न का उपयोग करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए विकास सिद्धांत शुरू हो गया। लगातार लड़ाई के दौरान उसके शरीर को मजबूत और उत्परिवर्तित कर रहा था, जिससे उसका शरीर लंबे समय तक लड़ाई के लिए अधिक अनुकूल हो गया। मुख्य रूप से ये सहनशक्ति की वृद्धि थी। जब उसने पहले बैटल एक्स को लगातार घुमाना शुरू किया तो उसकी मांसपेशियों में आसानी से दर्द होने लगा, लेकिन विकास सिद्धांत के प्रभावी होने के बाद उसकी मांसपेशियां जल्दी थकती नहीं थीं। इसके अलावा जब तक लिन शेन आराम करते रहे तब तक थकान दूर नहीं हुई। उसकी मांसपेशियां बहुत जल्दी नष्ट हो जाती और तेजी से ठीक होती जाती। लिन शेन के हर बार थोड़ा पीछे हटने का कारण ये था कि वह अपने शारीरिक कार्यों को ठीक करना चाहता था। इतने लंबे समय तक लगातार लड़ने में सक्षम होने के कारण एवोल्यूशन थ्योरी की भूमिका अपरिहार्य थी। इसके अलावा लिन शेन ने कुछ और भी दिलचस्प खोज की। युद्ध में जब एवोल्यूशन थ्योरी सक्रिय थी तब भी अमर न्यायालय पर कदम रखने का उपयोग किया जा सकता था और दोनों में संघर्ष नहीं था, या बल्कि एवोल्यूशन थ्योरी ने अमर न्यायालय पर कदम रखने को समायोजित किया। इसका एक हिस्सा लिन शेन के शरीर को मजबूत करने के लिए रूपांतरित हो रहा था और दूसरा हिस्सा अमर न्यायालय पर कदम रखने की शक्ति में परिवर्तित हो गया, जो लिन शेन की हरकतों के साथ लगातार घूम रहा था। लिन शेन ने वुफू की बैटल एक्स तकनीकों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह हमेशा अमर न्यायालय पर कदम रखने के व्यावहारिक अनुप्रयोग का अध्ययन कर रहा था। बाहरी लोगों ने केवल ये देखा कि उसकी कुल्हाड़ी कौशल इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि लिन शेन की समग्र चालें वास्तव में लगातार बदल रही थीं। लिन शेन उन 73 चालों को अपने लिए बेहतर तरीके से समायोजित कर रहा था और उसने कुछ अव्यवहारिक चालों को हटा दिया, केवल सबसे शुद्ध और प्रत्यक्ष चालों को छोड़ दिया। कुछ चालों का उपयोग भी किया जा सकता था, लेकिन ताकत थोड़ी कम सुचारू रूप से प्रवाहित होती थी, या शायद थोड़ी धीमी, और उन्हें भी लिन शेन ने त्याग दिया। यदि इसे सरल बनाया जा सकता है तो इसे इतना जटिल क्यों बनाया जाए? लिन शेन सबसे सरल और सबसे व्यावहारिक प्रकार चाहते थे, न कि वे आकर्षक चीजें। बेशक इन सभी के लिए बार बार प्रयोग करने की आवश्यकता थी, और फिर यह सुनिश्चित करना था कि उन चालों को हटाने के बाद अन्य चालें अभी भी सुसंगत रूप से जुड़ सकती हैं। सभी प्रकार के विघटन, फिर पुनर्संयोजन, इन सभी के लिए बहुत समय और परीक्षण की आवश्यकता थी। वास्तविक युद्ध वास्तव में व्यक्तिगत अभ्यास से अलग था, और वुफू गलत नहीं था। केवल वास्तविक युद्ध में ही कोई वास्तव में देख सकता था कि वे क्या करने में सक्षम थे। ये खुद को परखने का एकमात्र मानक भी था। ओयांग यूडू ने कुछ और कहा, लेकिन लिन शेन को सुनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह ये नहीं समझा पा रहा था कि वह इतने लंबे समय तक कैसे टिक पाया।
ओयांग यूडू का स्वभाव हालांकि वास्तव में काफ़ी अच्छा था। लिन शेन ने उसे अनदेखा कर दिया और वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था। उसने लिन शेन से कुछ शब्द बोलने का अवसर लिया, उम्मीद है कि वह उसे प्रभावित कर सकता है। लिन शेन वास्तव में उसके शब्दों से थोड़ा अभिभूत होकर बस इतना ही कहा, यह एक रहस्य है जिसे किसी को नहीं बताना चाहिए, बस पूछना बंद करो। मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि रहस्य कैसा है, मैं बस इसका नाम जानना चाहता हूँ। जो भी तुम चाहते हो जब तक मेरे पास है मैं उसे उसके बदले में दे सकता हूँ। ओयांग यूडू बहुत दृढ़ था, इस वजह से हार नहीं मानता था। नाम जानने से तुम्हें क्या फ़ायदा? लिन शेन ओयांग यूडू के सोचने के तरीके को समझ नहीं पाया। बेशक यह उपयोगी है, कम से कम मुझे पता है कि यह कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है जिसे बाद में गढ़ा जा सकता है। भले ही मैं आपकी विधि का उपयोग न कर पाऊँ, फिर भी मैं दूसरों की तलाश कर सकता हूँ। मुझे जो चाहिए वह एक संभावना है, रहस्य नहीं, ओयांग यूडू ने लड़ते हुए कहा। तुम्हारे जैसे असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति के लिए क्या तुम वास्तव में इन चीज़ों की परवाह करते हो? लिन शेन कुछ हैरान था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि ओयांग यूडू ऐसा कुछ कहेगा। जब प्रतिभा की बात आती है तो शायद हमारे ग्रह पर ओयांग यूडू से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि वह खुद प्रतिभा की अवधारणा से काफ़ी विमुख था। प्रतिभा ऊपरी सीमा तय करती है, आपने ये कहावत सुनी है ना? ओयांग यूडू ने पूछा। मैंने सुनी है, लिन शेन ने स्वीकार किया और वह इससे पूरी तरह सहमत था। कोई भी कड़ी मेहनत कर सकता है, लेकिन हर किसी में प्रतिभा नहीं होती। समान प्रयास से प्रतिभा वाले लोग स्वाभाविक रूप से ऊंचे और दूर तक पहुंचते हैं। मैं जो चाहता हूं वह ऊपरी सीमा नहीं है, बल्कि इसे तोड़ना है। इसलिए मेरे लिए प्रतिभा एक बेड़ी की तरह है, मैं इससे बंधा नहीं रहना चाहता, ओयांग यूडू ने ईमानदारी से कहा। उसकी बात सुनकर लिन शेन वास्तव में उसे ठंडा करने के लिए एक बाल्टी बर्फ के पानी से भिगोना चाहता था और फिर सोचना चाहता था कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह कैसे बोलना है। ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो एक डेकाथलीट है, अच्छा दिखने वाला, आकर्षक, सक्षम, बुद्धिमान, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान और अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली भी है। संक्षेप में हर चीज़ में अच्छा है। और फिर जब कोई उसकी तारीफ करता है कि वह कितना अच्छा है तो वह गहराई से जवाब देता है, नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं अपने पेट में बच्चे पैदा नहीं कर सकता। लिन शेन बस इतना ही कहना चाहता था, क्या ये सामान्य बात नहीं है कि एक पुरुष के पास वह कार्य न हो? आप पहले से ही हर चीज़ में अच्छे हैं, क्या आपको महिलाओं की भूमिकाएं भी संभालनी होंगी? क्या आपको कोई शर्म नहीं है? जहाँ तक ओयांग यूडू की बात है, लिन शेन वाकई अवाक रह गया। अगर उसके पास ओयांग यूडू जैसी ही प्रतिभा होती तो वह कभी भी ऐसे मामलों में अपना समय बर्बाद नहीं करता, नहीं वह प्रतिभा सिद्धांत सीखने की जहमत उठाता। वह बस एक आसान उच्च स्तरीय विकास कौशल चुनता और सहजता से आगे बढ़ता, सभी के द्वारा पूजित एक प्राचीन पूर्वज बन जाता जो अपने लिए उपलब्ध हर चीज़ के साथ आराम से रहता। प्रतिभा सिद्धांत सीखने की इतनी परेशानी क्यों उठानी है? प्रतिभा सिद्धांत उसी स्तर पर अपराजय हो सकता है, लेकिन यदि आप उच्च स्तर पर हैं तो आप अभी भी उनसे आसानी से निपट सकते हैं, है ना? जैसे जैसे लिन शेन ने इसके बारे में और सोचा, उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में प्रतिभा सिद्धांत में प्रशिक्षण नहीं लिया था और उसकी स्थिति भी आसान नहीं थी। विकास सिद्धांत का अभ्यास करना आसान नहीं था वैसे भी। इस तरह से सोचते हुए उसे लगा कि वह और ओयांग यूडू वास्तव में विपत्ति में भाई थे, सिवाय इसके कि ओयांग यूडू अपनी पसंद से एक मसोचिस्त था और वह परिस्थितियों का आकस्मिक शिकार था। दोनों की अपनी अपनी कठिनाइयाँ थीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये बाद में सीखा गया था। हालांकि ये तरीका आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आपको कुछ और सोचना चाहिए, लिन शेन ने कहा। मुझे बस इतना ही सुनना था। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो जब तक मेरे पास है, ओयांग यूडू ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। उसकी असीम उदारता को देखकर मानो उसके पिता ब्रह्मांडीय सम्राट हों और पूरा ब्रह्मांड उसके परिवार का हो। लिन शेन ने चिढ़कर उत्तर दिया, क्या तुम मुझे बाई शेनफेई भी दोगे? ओयांग यूडू ने हंसते हुए कहा, यदि तुम बाई शेनफेई चाहते हो तो जाओ और उसके लिए खुद लड़ो, वह देने के लिए मैं नहीं हूँ। क्या तुम दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी नहीं हो? तुम्हें इसकी परवाह नहीं है? लिन शेन हैरान रह गया। उसे और मुझे बस एक दूसरे के टैलेंट थ्योरी की ज़रूरत है और हो सकता है कि इसकी ज़रूरत भी न हो। मैं खुद टैलेंट थ्योरी को तोड़ सकता हूँ और वह अपूरणीय नहीं है, ओयांग यूडू ने समझाया। तुम खुद को बधिया करने के बारे में सोच रहे हो? लिन शेन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं जब उसने ओयांग यूडू को देखा। लिन शेन ने बाई शेनफेई को ये कहते हुए सुना था कि बाई परिवार द्वारा हाल ही में किए गए शोध से पता चला है कि दोहरी साधना के बिना भी पुरुष अभी भी प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आत्मबधियाकरण की आवश्यकता होती है। जब ओयांग यूडू ने यह कहा तो लिन शेन चौंक गए। उन्होंने खुद से सोचा, ओयांग यूडू इतना अच्छा युवक संभवतः अपने कौशल को विकसित करने के लिए आत्मबधियाकरण पर विचार नहीं कर सकता है ना?
अपने विस्मय में लिन शेन का रूप अव्यवस्थित हो गया और उन्होंने लगभग एक अल्ट्रा बन योद्धा को उन्हें घायल करने का अवसर दिया। सौभाग्य से उनकी सजगता काफी तेज थी और उन्होंने अल्ट्रा बन योद्धा को पीछे धकेलते हुए स्थिति को स्थिर कर दिया। ओयांग यूडू भी लिन शेन के आत्मबधियाकरण के उल्लेख पर काम उठे। हालांकि उनकी मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता लिन शेन से बेहतर थी, फिर भी वे एक पल के लिए कुछ हद तक घबरा गए। ये केवल इसलिए था क्योंकि उसकी ताकत इतनी मजबूत थी कि उसने बलपूर्वक व्यवधान को दबा दिया और कोई दोष नहीं दिखाया। आम लोग किसी भी समस्या का पता नहीं लगा सकते थे, लेकिन जुन जियान और ओयांग जुएमियाओ कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ओयांग यूडू भी गलती कर सकता है, जो काफी दुर्लभ था। कौन बेवकूफ खुद को नपुंसक बनाने के बारे में सोच रहा है? मेरा मतलब है, अगर दूसरे नहीं तोड़ सकते तो मैं कर सकता हूँ। सिर्फ इसलिए कि दूसरे नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, ओयांग यूडू ने कहा। उसका स्वर अभी भी कुछ हद तक गुस्से में था और यहाँ तक कि वह सौम्य भी एक अपशब्द के साथ फट पड़ा। मैं समझता हूँ, तो तुम बस इसे जारी रखो, लिन शेन ने जोर से कहा। लेकिन अंदर उसने सोचा, तू शियाओदाओ ने भी यही सोचा था। लेकिन अंत में वह अभी भी प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल नहीं कर पाया। लिन शेन ने खुद कभी स्वर्ग के खिलाफ जाने और अपने भाग्य को बदलने के बारे में नहीं सोचा था। वह प्रवाह के साथ चलना पसंद करता था, क्योंकि धारा के विपरीत चलना बहुत थका देने वाला था। लिन शेन से अपना उत्तर पाकर ओयांग यूडू ने और कुछ नहीं कहा और लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, बार बार अल्ट्रा बनिंग कॉर्प्स के हमलों को पीछे हटाया। ओयांग यूडू वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने न केवल वेई वुफू के बैटल एक्स कौशल सीखे थे, बल्कि ताकत के लिए उसकी सटीक नियंत्रण तकनीक भी सीखी थी। ओयांग यूडू पहले भी कुछ बार घूम चुका था। पिछली बार वह केवल 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय तक टिक पाया था। उसके बाद उसका क्रिस्टल बेस कारपेस अब और नहीं चल पाया। हालांकि इस बार वह पूरे 2 घंटे तक टिक पाया और फिर भी उसमें काफ़ी ऊर्जा बची हुई लग रही थी। ओयांग यूडू ने लड़ते हुए कहा, तुम्हारी कुल्हाड़ी तकनीक में कुछ समस्या है, मैं तुम्हें कुल्हाड़ी का सही तरीके से उपयोग करना सिखाता हूँ। लिन शेन ने कहा, कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका मन कुल्हाड़ी कौशल पर विचार करने के मूड में नहीं था। अमर दरबार पर कदम रखने की जीवित रहने की क्षमता कुल्हाड़ी से कहीं ज्यादा मजबूत थी। ठीक है, तुम्हें कुछ चाहिए होगा, है न? मैं तुम्हारे जवाब को यूं ही नहीं ले सकता। ओयांग यूडू ने एक पल सोचा और फिर कहा, क्या होगा? मैं तुम्हें एक ऐसा हुनर सिखाऊंगा जो मैंने खुद बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ो। लिन शेन ने आगे पीछे की बातचीत को रोकना चाहा, इसलिए अगर ओयांग यूडू सिखाना चाहता था तो उसे सिखाओ। एक बार जब वह सिखाना समाप्त कर लेता तो वह चुप हो जाता और लगातार बात करना बंद कर देता। मैंने जो हुनर बनाया है उसे कुटिल पथ विधर्म कहते हैं। पहले मानसिक मंत्र याद करो और फिर मैं तकनीक का प्रदर्शन करूंगा। ओयांग यूडू की आवाज़ एक महीन धागे की तरह लिन शेन के कानों में घुस गई। इतनी अराजकता के बीच भी आवाज़ लिन शेन को आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट थी। फिर भी अन्य खड़े लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और दर्शकों को भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। रूढ़िवादी और मुख्यधारा सभी महान पथ का अनुसरण करते हैं। महान पथ संगीत की तरह है, ऊंचे पहाड़ और बहती नदियाँ, सूरज डूबता है और चांद ढलता है। दुनिया में हर चीज़ की अपनी लय होती है। हर सांस के बीच दुनिया की धुन में बदलाव होता है। जो लोग स्वर्ग और पृथ्वी के परिवर्तनों का अवलोकन करते हैं, उनकी लय को समझते हैं, अपने शरीर के साथ विलीन हो जाते हैं। उनका हर इशारा और हर क्रिया प्रकृति के तर्क के साथ गुप्त रूप से मेल खाती है। ओयांग यूडू ने लड़ते हुए कहा, मैं बहुत शिक्षित नहीं हूँ, क्या आप इसे और सरल और समझने योग्य तरीके से बता सकते हैं? लिन शेन ने आह भरी। ओयांग यूडू की मंत्रोच्चार जैसी भाषा ने उसका सिर घुमा दिया। सरल शब्दों में कहें तो लड़ाई की एक लय होती है और ज्यादातर लोग उसी लय में लड़ते हैं। मैंने जो कुटिल पथ विधर्म कौशल बनाया है वह विशेष रूप से किसी की लय को बाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे प्रतिद्वंद्वी बेहद असहज हो जाता है। ये गाने जैसा है, जब दूसरे लोग ताल पर गाते हैं तो आप पूरी तरह से ताल से हटकर गा सकते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति की लय गड़बड़ा जाती है और वे भटक जाते हैं। ओयांग यूडू ने सरल और समझने में आसान शब्दों में समझाया, तुम इस तरह खेल सकते हो, मुझे ये पसंद है। लिन शेन ने कहा। ओयांग यूडू की बात सुनने के बाद वास्तव में दिलचस्पी थी। फिर सुनो और पूरा मंत्र याद करो, जिसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि समय को कैसे बाधित किया जाए। ओयांग यूडू ने लिन शेन को बार बार मंत्र सिखाना शुरू किया। दुर्भाग्य से लिन शेन के पास असाधारण स्मृति या मल्टीटास्क करने की क्षमता नहीं थी। उसे ओयांग यूडू से लड़ते समय कई बार मंत्र दोहराने के लिए कहना पड़ा, तब जाकर वह इसे याद कर पाया। ओयांग यूडू ने अधीरता का कोई संकेत नहीं दिखाया, इसे बार बार दोहराया जब तक कि लिन शेन ने इसे पूरी तरह से याद नहीं कर लिया। मल्टीटास्किंग करते हुए भी वह भयंकर रूप से अजेय रहा, जिससे अल्ट्रा बन योद्धा को लगातार पीछे हटना पड़ा। अब जब तुमने मंत्र याद कर लिया है तो मैं दिखाऊंगा कि समय को कैसे बाधित किया जाए। ये कुटिल पथ विधर्म की नींव है और यदि आप समय को बाधित करना नहीं सीख सकते हैं तो आप बाकी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओयांग यूडू ने प्रदर्शन करते हुए कहा।
उनकी उपस्थिति बदल गई और उनकी कुल्हाड़ी तकनीक अब वेई वुफू की व्यापक और विस्तृत शैली से मिलती जुलती नहीं थी, हर वार समयबद्ध और विचित्र तरीके से कोणीय था। न केवल वह अल्ट्रा बन योद्धा जिससे वह लड़ रहा था, बल्कि लड़ाई देखने वालों को भी अविश्वसनीय रूप से अजीब लगा। इसे कैसे कहें, यह एक ऐसी फिल्म देखने जैसा था जहां ऑडियो ट्रैक और दृश्य सिंक से बाहर हैं, बस थोड़ा सा अलग है, जो दर्शकों को बहुत असहज महसूस करा सकता है। यदि दर्शकों को असहज महसूस हुआ तो विरोधियों को और भी बुरा लगा। अपनी कुल्हाड़ी के कुछ ही सहज वार से ओयांग यूडू ने एक क्रिस्टल बेस अल्ट्रा बन योद्धा को नीचे गिरा दिया। दिलचस्प, मुझे ये चीज़ वाकई पसंद है। जैसे जैसे लिन शेन देखते गए, उन्हें कुटिलपथ विधर्म कौशल में और भी अधिक दिलचस्पी होती गई। वह वास्तव में सामान्य शुष्क चीज़ों में कोई रुचि नहीं जगा सकता था, लेकिन इस कौशल जैसी दिलचस्प चीज़ के साथ लिन शेन असाधारण रूप से केंद्रित था। ओयांग यूडू ने लिन शेन को प्रभावी ढंग से समय को बाधित करने का तरीका बताते हुए और अपनी कुछ अंतर्दृष्टि और अनुभवों को साझा करते हुए समझाया। थोड़ी देर सुनने के बाद लिन शेन को और अधिक उत्साह महसूस हुआ, जब तक कि वह खुद इसे आजमाने से खुद को रोक नहीं सका। अल्ट्रा बन योद्धा जो लिन शेन के साथ युद्ध कुल्हाड़ियों से टकरा रहा था, उसने अचानक पाया कि जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी वापस खींची थी और अभी तक फिर से हमला करने की शक्ति नहीं जुटाई थी, लिन शेन की कुल्हाड़ी ने उसे काट दिया। चौंका देने वाला, वह घबरा गया और लिन शेन ने कुछ भयावह झटकों के साथ तेजी से उसका सिर काट दिया। ओयांग यूडू ने हल्के आश्चर्य में देखा, ये देखकर कि लिन शेन कुल्हाड़ी कौशल के मामले में धीमी गति से सीखता था और उसकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं थी। ओयांग यूडू ने सोचा कि लिन शेन को कुटिलपथ विधर्म सीखने में काफ़ी समय लगेगा। उसे आश्चर्य हुआ कि लिन शेन को कुटिलपथ विधर्म की तकनीकों का वास्तव में उपयोग करने में बहुत समय नहीं लगा। हालांकि यह केवल सबसे बुनियादी प्रवेश स्तर की तकनीक थी और इसका उपयोग काफ़ी मोटे तौर पर किया गया था, ये वास्तव में सही था और इसका प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण था। आकर्षक, आप वास्तव में एक आकर्षक व्यक्ति हैं। ओयांग यूडू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा कौशल बनाने के लिए आप भी एक बेहद दिलचस्प व्यक्ति हैं। लिन शेन भी हंसे। अरे, क्या वे दोनों बातें कर रहे हैं? अंत में किसी ने देखा कि लिन शेन और ओयांग यूडू लड़ते हुए बात कर रहे थे, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वे क्या कह रहे थे। ओयांग यूडू ने कुछ समय के लिए कुटिलपथ विधर्म कौशल का उपयोग किया, लेकिन फिर रुक गया और वेई वुफू के कौशल का उपयोग करने लगा। क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति एक समस्या बनने वाली थी, कुटिलपथ विधर्म का उपयोग करने से उसकी थकावट की दर में तेजी आएगी और उसका युद्ध समय कम होगा। वर्तमान परिस्थितियों में उसे बहुत मजबूत होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लंबे समय तक टिकने की क्षमता आवश्यक थी। हालांकि लिन शेन को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसकी शारीरिक शक्ति अभी भी प्रचुर थी और सुपर बेस पैटर्न को सक्रिय किए बिना भी उसकी बेस म्यूटेशन शक्ति समान रूप से पर्याप्त थी। मिश्र धातु स्तर पर चढ़ने के बाद उसका बेस म्यूटेशन कारपेस दुनिया से ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, यद्यपि कम मात्रा में। आखिरकार कारपेस पर उकेरी गई चित्रलिपि का अभी भी कुछ प्रभाव था, भले ही वे पूरी तरह से सक्रिय न हों। लिन शेन कुछ हद तक कुटिलपथ विधर्म का अभ्यास करने के आदी थे, लगातार यह पता लगाते रहते थे कि अपनी चालों के समय का कैसे फायदा उठाया जाए। हर छोटी छोटी नई जानकारी उसे बहुत उत्साहित करती थी। उसे पता नहीं था कि ओयांग यूडू पहले ही 3 राउंड झेल चुका था और 3 घंटे तक अखाड़े में लड़ चुका था। सिद्धांत रूप में ओयांग यूडू की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये तथ्य कि वह 3 घंटे और टिक सकता था पहले से ही आश्चर्यजनक था। लेकिन जब उसने अभी भी जीवंत लिन शेन को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई। लिन शेन वेई वुफू के साथ लड़ने के लिए आया था और जबकि वेई वुफू 3 घंटे के लिए आराम करने के लिए नीचे चला गया था, लिन शेन को बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी। यहाँ तक कि उसे लिन शेन की शारीरिक और बेस म्यूटेशन ताकत की स्थायित्व कुछ हद तक भयावह लगी। तुम नीचे जाओ, मैं ऊपर जाता हूँ। वेई वुफू फिर से आया और ओयांग यूडू की जगह ले ली। जैसे ही ओयांग यूडू अखाड़े से बाहर निकला, ज़्यादातर लोगों ने कुछ असामान्य नोटिस करना शुरू कर दिया। वह तियान, लगता है कि वह पहली बार वेई वुफू के साथ आया था, है न? वेई वुफू बीच में आराम करने के लिए नीचे गया था, लेकिन वह नीचे नहीं गया, है न? उसकी सहनशक्ति वाकई बहुत अच्छी है न? इसे आप अल्ट्रा लॉन्ग स्टैंड बाई कहते हैं। वेई वुफू ऊपर जाता है, उसके बाद ओयांग यूडू ऊपर जाता है, फिर ओयांग यूडू की जगह फिर से वेई वुफू आ जाता है, लेकिन वह हमेशा से वहीं रहा है। ये कितना टिकाऊ है! यहाँ तक कि बेहतरीन कर्मचारी भी उसके जितना लचीला नहीं होते। उसे विकास सिद्धांत का अभ्यास करना चाहिए, है न? क्या विकास सिद्धांत इतना टिकाऊ है? ... बाई शेनफेई और अन्य लोगों ने भी लिन शेन को देखा। मोशेंकी ने आश्चर्य व्यक्त किया, तियान की सहनशक्ति इतनी मजबूत है। कितने घंटे हो गए हैं? कभी कभी आराम करने और कुछ पीने के लिए पीछे हटने के अलावा उसने वास्तव में आराम नहीं किया है न? 8 घंटे से ज़्यादा, अब लगभग 9 घंटे हो गए हैं। लितियांगंग ने कहा, मुझे लगता है कि वह जो औषधि पी रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है।
मैंने सुना है कि तियानचेंग में एक ऐसी औषधि है जो थोड़े समय में बड़ी मात्रा में बेस म्यूटेशन ऊर्जा को बहाल कर सकती है। वेई वुफू असली वेई परिवार की वंशावली है। क्या तुमने उसे कुछ पीने के बाद तेजी से ठीक होते देखा है? मोशेंग की ली तियानगंग के दृष्टिकोण से सहमत नहीं था। तो यह एक जन्मजात कौशल होना चाहिए, ली तियानगंग ने फिर से सुझाव दिया। बाई शेनफेई लिनशेन को एक जटिल नज़र से देख रही थी। वह भी लिनशेन की ताकत और सहनशक्ति से हैरान थी, जो वास्तव में असाधारण थी। लेकिन उसने नहीं सुना था कि विकास सिद्धांत का अभ्यास करने से ऐसे प्रभाव होंगे, और वह आश्चर्यचकित थी कि लिनशेन ने ये कैसे हासिल किया। क्या विकास सिद्धांत उसे भी खिलने में सक्षम बना सकता है? यह विचार बाई शेनफेई के दिमाग में कौंधा, लेकिन उसने तुरंत खारिज कर दिया। यह एक जन्मजात कौशल होना चाहिए। ऐसा लगता है कि बेस म्यूटेशन एग जिसे उसने अपने बेस म्यूटेशन के लिए इस्तेमाल किया था, वह काफ़ी अच्छा है, जिससे उसे एक सराहनीय बेस चेंज टैलेंट मिला। दूसरों को लगा कि लिनशेन की बेस म्यूटेशन टैलेंट मजबूत थी, जो गलत नहीं था, लेकिन समस्या ये थी कि उसने अभी तक अपनी बेस म्यूटेशन टैलेंट का इस्तेमाल भी नहीं किया था। लिनशेन ओयांग यूडू द्वारा बनाए गए क्रुक्ड पाथ हेरेसी से बेहद प्यार करता था। जितना अधिक उसने इसका इस्तेमाल किया, उतना ही वह कुशल होता गया। बैटल एक्स का प्रत्येक झटका उसके विरोधियों के लिए बेहद असुविधाजनक था, जिससे वे अजीब और परेशान दोनों महसूस करते थे। दूसरों को जो असुविधा होती है, वह लिनशेन की सबसे बड़ी सांत्वना है। उसकी कुल्हाड़ी लगातार घूमती रही। उसने जितने एलॉय पैच और अल्ट्रा बर्न वॉरियर्स को काटा, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। स्काई स्टार स्लोप पर चट्टानों का मूल रंग अब दिखाई नहीं दे रहा था। सौभाग्य से दोनों तरफ की खाई अथाह गहरी थी, जिससे कई लाशें उसकी गहराई में गिर गईं, अन्यथा ढेर में पड़ी लाशें अब तक छोटी छोटी पहाड़ियों का रूप ले चुकी होतीं। कई लोगों ने तियान में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था, ये सोचकर कि वह और कितने समय तक टिक सकता है। लिनशेन के 10 घंटे तक डटे रहने के बाद उसके लिए एक बाहरी उपनाम पहले ही उभर कर आ चुका था, परपेचुअल मोशन तियान। बेशक कुछ लोग मजाक भी कर रहे थे, उन्हें दुनिया का सबसे धीरजवान व्यक्ति कह रहे थे। जबकि परपेचुअल मोशन तियान की बात ने कई लोगों को हंसाया। मौजूदा स्थिति आशावादी नहीं थी, जिसमें अधिक पालतू जानवर मर रहे थे और अधिक लोग घायल हो रहे थे। जो लोग सुरक्षित थे, वे भी अब थक चुके थे। उनकी ताकत और बेस म्यूटेशन ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। पुनःपूर्ति के लिए पोषण और बेस म्यूटेशन फ्लूइड के साथ भी पूरी तरह से ठीक होना असंभव था। केवल साधारण म्यूटेटर ही नहीं, बल्कि बाई शेनफेई और ओयांग यूडू जैसे पावरहाउस भी युद्ध में निरंतर समर्थन से बेहद थक चुके थे। उनके पास अपनी खर्च की गई ताकत और बेस म्यूटेशन शक्ति को पूरी तरह से बहाल करने का कोई तरीका नहीं था। पहले से ही हमारे अपने 1 दर्जन से अधिक लोग मर चुके थे, और मरने वालों की संख्या अभी भी बढ़ रही थी। हम कई बार अल्ट्रा बर्निंग कॉर्प्स द्वारा लगभग खत्म हो चुके थे। अगर बाई शेनफेई और ओयांग यूडू जैसे पावरहाउस का समय पर समर्थन नहीं होता, तो शायद हम पहले ही अल्ट्रा बर्निंग कॉर्प्स द्वारा खत्म हो चुके होते। समय बीतता गया, हर पल एक पीड़ा थी। बस और 14 घंटे टिके रहने के लिए, चाहे कुछ भी हो। मोशेंकी ने एक बार फिर एक टूटे हुए सेक्शन का समर्थन करते हुए एक क्रिस्टल बेस लेवल अल्ट्रा बर्न योद्धा का सामना किया। उसकी तलवारबाजी अप्रत्याशित थी, लेकिन उसकी अत्यधिक थकावट के कारण उसकी हरकतें काफ़ी धीमी हो गई थीं। कई वार करने के बाद उसने आखिरकार अल्ट्रा बर्न योद्धा को मार गिराया। हर कोई थक गया था, और जैसे जैसे घायलों की संख्या बढ़ती गई और मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, युद्ध में शामिल होने के लिए कम लोग उपलब्ध थे। कुछ हल्के से घायल म्यूटेटर उपचार प्राप्त करने के बाद एक बार फिर से लड़ने के लिए अपनी बारी लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक और भीषण 5 घंटे के बाद स्काई स्टार स्लोप के नीचे से एक असामान्य गड़बड़ी आई। बाई शेनफेई और अन्य लोगों ने जल्दी से दूरबीन पकड़ी और देखा, और यह नज़ारा देखकर उनके चेहरे पीले पड़ गए। स्काई स्टार स्लोप के नीचे 16 ग्रेट रेड बुल नाइट्स दिखाई दिए, प्रत्येक लाल युद्ध हेलमेट और कवच में क्रिस्टल बेस योद्धाओं के रूप में रेड क्रिस्टल बैटल एक्सेस का उपयोग करते हुए। उनके पीछे क्रिस्टल बेस लेवल अल्ट्रा बर्न योद्धाओं की एक बड़ी संख्या थी। हालांकि वे 16 ग्रेट रेड बुल नाइट्स की क्षमताओं से मेल नहीं खा सकते थे, लेकिन उनकी संख्या निराशा में डालने के लिए पर्याप्त थी। बहुत पीछे की ओर देखो, ओयांग यूडू ने दूरबीन का उपयोग नहीं किया, बल्कि बोलने से पहले आंखें सिकोड़कर देखा। बाई शेनफेई, मोशेंकी और अन्य लोगों ने अल्ट्रा बर्निंग कोर के पीछे की ओर देखने के लिए अपनी दूरबीनों का उपयोग किया। अल्ट्रा बर्न कैवेलरी का एक दल देखा जो काफ़ी अजीब था। उनके बड़े काले बैल के माउंट सामान्य लोगों से अलग थे। इन बैलों के पास विशाल ड्रैगन पंख थे। ये समूह भी 100 से अधिक था, और उनके उपकरणों को देखते हुए प्रत्येक संभवतः क्रिस्टल बेस स्तर पर था। इसके अलावा उनके माउंट द्वारा प्रदान की गई उड़ान की क्षमता के साथ वे पहले से ही थकान से भरे मानव म्यूटेटर के लिए एक बड़ा खतरा बन गए। और भी भयानक, उड़ते हुए घुड़सवार दल का नेतृत्व एक लाल कपड़े पहने युद्ध जनरल कर रहा था, जो एक काले क्रिस्टल विशालकाय ड्रैगन पर सवार था। एक बहुत लंबा लाल क्रिस्टल लंबा भाला चला रहा था, आदेश जारी कर रहा था और अपनी सेना को स्काई स्टार ढलान की ओर निर्देशित कर रहा था।
वे अंतिम भयंकर हमले की तैयारी कर रहे हैं। मोशेंकी ने मुश्किल से निगला, उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। अब तक लड़ते हुए हजारों क्रिस्टल बेस सैनिकों के साथ अभी भी हमारा सामना कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक उड़ान इकाई अभी तक अप्रयुक्त है। कौन चिंतित नहीं होगा?